मैं रिक्वेस्ट यार करूंगी बड़ियां मुसीबतां नूं पै गए आ सानू तो हासा तेनू आउंदा ते समझ आउंदी पई ओ सानू समझ नहीं आउंदी। बिलाल प्लीज सबके माइक म्यूट कर दें, एंड में हम क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए फिर 10 मिनट पहले ऑन कर देंगे। जी, तो मैं आपको बता रही थी कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट एब्रीविएशन है, PER स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट। इसको कॉमन लैंग्वेज में आप ACR भी बोलते हैं, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ एन ऑफिसर। किसी ऑफिसर की असेसमेंट करनी है तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है देखा जाता है जब उसका, आप देखें 2 टाइम के ऊपर आपकी असेसमेंट होती है। एक, जब आपकी प्रमोशन होती है तो भी आपकी असेसमेंट की जाती है कि वेदर द ऑफिसर इज एलिजिबल फॉर प्रमोशन टू हायर ग्रेड और नॉट। तो वो असेसमेंट कैसे होती है, आपकी ACR की जो के अंदर जो पेन पिक्चर और जो ग्रेडिंग, ओवरऑल ग्रेडिंग होती है, उसको साइनॉप्सिस में और वर्किंग पेपर में रिफ्लेक्ट किया जाता है, नंबर 1। और नंबर 2, जब आपने कोई हायर पोस्ट के लिए आप एस्पायर करते हैं और उनके लिए अप्लाई करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, प्रिंसिपल की पोस्ट है, डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स, बोर्ड्स में RCOs की पोस्ट है, कंट्रोलर, चेयरमैन, सेक्रेटरीज की पोस्ट होती हैं। तो इन पोस्ट पे जब अप्लाई करते हैं, इसी तरह सेक्रेटेरिएट में सेक्शन ऑफिसर, डिप्टी सेक्रेटरी, तो वहाँ सब जो है आपके इंटरव्यूज होते हैं और आपका एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन होती है उसमें जो मेरिट बनता है, उस पे उसकी सारी असेसमेंट जो है वो आपकी ACRs की बेस के ऊपर होती है और उसके ऑलमोस्ट 70% के करीब मार्क्स होते हैं। रिमेनिंग 30, जनरल एवरेज 30% मार्क्स जो होते हैं वो आपके इंटरव्यू के होते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर द जजमेंट ऑफ एन ऑफिसर, उसकी असेसमेंट कैसी है। और सिर्फ ये एम्प्लॉय की असेसमेंट का एक टूल नहीं है, इट इज ऑल्सो अ मेजर फॉर द कॉम्पिटेंस ऑफ असेसमेंट ऑफ RO एंड CO। इस ये जो आज की हमारा लेक्चर है इसमें हम 2-3 टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे। एक RO की टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे, RO स्टैंड्स फॉर रिपोर्टिंग ऑफिसर। इसी तरह से IO की टर्मिनोलॉजी है जिसको हम इनिशिएटिंग ऑफिसर बोलते हैं। और RO और IO दोनों सेम है, ठीक है। जो इनिशिएट करता है ACR उसको हम इनिशिएटिंग ऑफिसर भी कहते हैं, उसको हम RO भी कहते हैं, और जो काउंटर साइन करता है उसको हम काउंटर साइनिंग ऑफिसर कहते हैं। सो अगर आप एक ACR को देखें, उसको पढ़ें, खासतौर पे जो प्रमोशन केसेस वगैरह आते हैं, मुझे इत्तेफाक भी हुआ, तकरीबन कोई 1.5-2 साल मैंने प्रमोशन सेक्शन में भी काम किया, तो ACR हम पढ़ते थे तो एक आइडिया आपको हो जाता है जिसने ये ACR लिखी है, उसको लिखनी आती है, उसकी क्या कॉम्पिटेंस है, उसने कोई ट्रेनिंग में एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट सारे सारे के सारे कॉलम जो से नेक्स्ट उसमें है, कॉलम में है, वहां पे उसने इनिशियल कर दी। सो इसलिए कॉम्पिटेंसी दोनों की पता चलती है। किताब पढ़ते हैं आप तो आपको किताब के ऑथर के बारे में आइडिया हो जाता है कि ये किस लेवल का ऑथर है, अच्छा है, मीडियोकर है, एवरेज है या बिलो एवरेज है। बिल्कुल इसी तरह से RO और CO की कॉम्पिटेंसी ACR को पढ़ने से पता चल जाती है। इसीलिए ROs और COs की बाकायदा ट्रेनिंग्स कराई जाती हैं। MPDD में मैंने भी ये ट्रेनिंग ली हुई है, ऑफिस मैनेजमेंट के नाम से होती है, और उसमें बाकायदा ये समझाया जाता है कि किस तरह से आपने ACR जो हैं वो इनिशिएट करनी। एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन में जहां तक बात है वो ये है कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो पंजाब, हम जितने भी रूल्स आपने इस ट्रेनिंग में जितने भी रूल्स पढ़े हैं वो वही रूल्स हैं जो पंजाब गवर्नमेंट के सर्वेंट्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो एक्ट है, सिविल सर्वेंट्स का जो एक्ट है, आपको पता है, आपने अब तक बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली हैं, बहुत सारे लेक्चर्स सुने हैं, यू मस्ट बी फेमिलियर विद द एक्ट ऑफ पंजाब सिविल सर्वेंट्स। इसको हम PCS एक्ट कहते हैं, पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 है। 73 का 1973 का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसके बाद 1974 में हमारा एक्ट बना। और एक्ट आपको पता है कि उसकी फिर एलेबोरेशन के लिए फर्दर रूल्स चाहिए होते हैं। उसके बाद जो हमारे रूल्स बने हैं उनको हम कहते हैं A&CS रूल्स 1974, अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस रूल्स। तो ये हमारे रूल्स भी 1974 के हैं, एक्ट भी 1974 का है, और उसके बाद डिफरेंट हमारे पॉलिसीज वगैरह बनी। हमारी जो PER की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो जितने भी आप रूल्स पढ़ रहे हैं, आप चाहे पीडा पढ़े हैं, चाहे आप प्रमोशन पॉलिसी पढ़ें, आप रिक्रूटमेंट पॉलिसी पढ़ें, कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट पॉलिसी पढ़ें, डेपुटेशन पॉलिसी पढ़ें, वट एवर रूल्स पॉलिसीज आप पढ़ते हैं, वो किसके ऊपर अप्लाई हो रही होती हैं? टू द एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑफ पंजाब वर्किंग इन पंजाब। पंजाब के गवर्नमेंट सर्वेंट्स के ऊपर जो अप्लाई हो रही होती हैं, हम उनको स्टडी करते हैं और हम उनको देखते हैं। दूसरे सूबों के भी मोर और लेस सिमिलर ही होते हैं, लेकिन कुछ वेरिएशंस हैं। जैसे मैंने सर्विस रूल्स को स्पेशली जब एग्जामिन किया, स्टडी किया, तो सर्विस रूल्स में बहुत सारी डिफरेंसेस हैं। तो इसलिए हम बाकी सूबों की बात नहीं करते, हम फेडरल गवर्नमेंट की भी बात नहीं करते। आपको पता है वैसे भी अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं 18th अमेंडमेंट के बाद। एजुकेशन जो है वो तो वैसे ही आपको पता है सूबों का अब जो है ये सब्जेक्ट बन गया है।
और उसमें फुल ऑटोनॉमी दे दी गई है तमाम प्रोविंसेस को कि वो अपना अपना जो एजुकेशन का करिकुलम है वो भी बनाएं और सारा अपना जो है फुल उनकी ऑटोनॉमी है, इसको वो देखें और जो है वो ऑब्जर्व करें। सो जो पीईआर की इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट ऑफ जो जितने भी पंजाब डिपार्टमेंट में जितने भी पंजाब गवर्नमेंट में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सब डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट सर्वेंट्स के ऊपर पीईआर की इंस्ट्रक्शन अप्लाई होती है, ठीक है, एक्सेप्ट देयर आर 2 डिपार्टमेंट्स। ये एक थोड़ी सी डिफरेंशिएशन है जो हमेशा मैं बताती होती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। 2 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनके एम्प्लॉयज की एसीआरस नहीं लिखी जाती। वो क्यों नहीं लिखी जाती वो भी आपके साथ मैं शेयर कर लेती हूँ। एक तो है हमारा जो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड है, आपको पता है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हमारा सेंट्रल सिलेक्शन कमीशन है। पंजाब पर पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं वो रिटायरमेंट के बाद आते हैं। पहली तो बात है दे डू नॉट कम इन द डेफिनेशन ऑफ सिविल सर्वेंट। रिटायरमेंट के बाद ब्यूरोक्रेट्स और कुछ जजेस वगैरह भी और बहुत जो हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं वो मेंबर्स बनते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स का उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो पीपीएससी के मेंबर सिलेक्ट होते हैं। ये ओथ लेते हैं गवर्नर से, इनकी एसीआरस नहीं लिखी जाती, दे नीड नॉट टू बी रिपोर्टेड ऑन। और जो सेकंड क्लास है वो है जी थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया गया है। ऑनरेबल जो हमारे हाई कोर्ट हैं, लाहौर हाई कोर्ट है, उसके जो जजेस होते हैं स्टीम जजेस, उनकी भी एसीआरस जो है वो नहीं लिखी जाती। इसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सबके एम्प्लॉयज़ की एसीआरस इनिशिएट होती हैं और काउंटर साइन होती हैं। अब उसके बाद आ गया नेक्स्ट स्लाइड में मिनिमम पीरियड ऑफ पीईआर राइटिंग। मिनिमम पीरियड कितना होना चाहिए? पहली तो बात यह है कि ये रिलेट किससे करती है। वर्ड है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। एनुअल मींस जो कि एक कैलेंडर ईयर से चीज रिलेट करती है। हमारे 2 ईयर होते हैं, हम अक्सर जिक्र भी करते हैं, एक हमारा कैलेंडर ईयर है विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 जनवरी एंड इट एंड्स ऑन 31 दिसंबर। और दूसरा हमारा जो होता है वो फाइनेंशियल ईयर होता है जो स्टार्ट होता है 1 जुलाई से और एंड होता है 30 जून, ठीक है। तो जो एसीआर है वो रिलेट करती है कैलेंडर ईयर से, यानी कि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक जितने भी इवेंट्स होते हैं, जो भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस रहती है उस साल के दौरान, जो उसके रिजल्ट्स हैं, जो उसकी परफॉर्मेंस है, जो उसकी एफिशिएंसी है, जो उसका क्वालिटी ऑफ वर्क है, वो सब का सब उस एसीआर में रिफ्लेक्ट किया जाता है। सो एक कैलेंडर ईयर से मुतालिक जो इवेंट्स हैं वो उसकी एसीआर के अंदर आरओ जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट है व्हेन रिपोर्ट शुड बी रिटन। इसके बारे में ये ट्रेनिंग्स बहुत अच्छी चीज़ है जो कि शुरू हो चुकी हैं। हमारे पिछले जो एक्स साहब थे उन्होंने भी ये बड़ा इनिशिएटिव लिया, चूंकि वो आए एमपीडीडी से थे और उन्हें बहुत एहसास था कि ट्रेनिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने उन्होंने जो है ये ट्रेनिंग सब सेक्टर्स की और सब जितने भी एम्प्लॉयज हैं सबकी शुरू करा दी। एंड थैंक्स टू पीएचईसी के जिसने ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से बड़ी एफिशिएंटली ये निभा रहा है। एक ही टाइम पे इनकी 2-2, 3-3, 4-4 ट्रेनिंग्स चल रही होती हैं। मतलब बड़ी एफिशिएंट टीम है। डायरेक्टर ट्रेनिंग आसिफ साहब की और उनकी जो टीम है वो इस बात पे बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तो ये ट्रेनिंग से अब लोगों को पता चल रहा है कि एसीआर कब ड्यू होती है। आरओज की ट्रेनिंग शुरू हुई है पूरे पंजाब में। 9 डिवीजन्स हैं, 9 डिवीजन्स में से 7 डिवीजन्स जो हैं उनकी अभी 7 डिवीजन हमारा चल रहा है और 2 डिवीजन्स रह गए, सरकोदा और लाहौर रह गए। बाकी सब डिवीजन्स के प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग कराई गई है। उसमें स्पेशली ये टॉपिक पीईआर रखा गया था और उन्हें ये बल्कि मेरा ही लेक्चर होता है, उन्हें हम बताते हैं, समझाते हैं कि आप, क्योंकि जब मैं आप लोगों के साथ ये ट्रेनिंग कराती हूँ तो मुझे पता है एंड में जो क्वेश्चन आंसर सेशन आते हैं तो आप मुझे ये बताते हैं कि एसीआर हमारी नहीं लिखी जाती टाइमली। प्रमोशन के टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कहने को ये एनुअल कॉन्फिडेंशियल है लेकिन जब प्रमोशन का टाइम आता है तो हम ये एसीआर फॉर्म्स हाथ में लेके फिर रहे होते हैं और रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं वर्बली भी और टेलीफोनिकली भी आरओज और सीओज को। खास तौर पे अगर वो रिटायर हो जाएं तो फिर बिल्कुल वो हमारी जो है वो बात नहीं सुनते और हमारी एसीआर जो है शॉर्ट होती हैं। और आपके साथ ये भी शेयर करूं, शायद मैंने आपको वो प्रमोशन पॉलिसी 2010 में भी बताया था कि जब एसीआर का रिकॉर्ड जो प्रमोशन जब होती हैं हमारे यहाँ जो 90 ऑलमोस्ट 95% जो केसेस डेफर होते हैं वो ड्यू टू इनकम्प्लीट सर्विस रिकॉर्ड डेफर होते हैं। कोई एडवर्स रिमार्क का इतना ज्यादा झगड़ा नहीं होता, इशू नहीं होता। बेसिकली मसला ये होता है कि एसीआर कंप्लीट नहीं होती जिसकी वजह से सर्विस रिकॉर्ड इनकम्प्लीट होने की वजह से केस जो है वो डेफर हो जाता है। तो उसमें यही होता है कि एम्प्लॉय का तो काम नहीं है। मैं आपको बताऊंगी कि अभी एम्प्लॉय की क्या क्या ड्यूटीज हैं। उसने तो एसीआर फॉर्म लेना है, उसको फिल करना है और जमा करा देना है, उसके बाद तो ड्यूटी शुरू हो जाती है आरओ की। अब आरओ को पता नहीं है कि उसकी क्या टाइमलाइन है। ट्रेनिंग से एक अच्छी चीज हुई है, डायरेक्टर्स डिप्टी डायरेक्टर्स की ट्रेनिंग हुई है, प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग चल रही है
और इसके अलावा मेरा ख्याल है PHEC को VCs की भी ट्रेनिंग करा रहे हैं वो। तो ये सब की ट्रेनिंग्स हो रही हैं, उससे सबको आइडिया हो रहा है और सबको पता चल रहा है कि किसकी क्या क्या ड्यूटी है, क्या क्या टाइमलाइन है, कि किस अरसे के दौरान उन्होंने ये ACR इनिशिएट करनी है, काउंटर साइन करनी है, और अगर कोई नहीं करता तो फिर उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है, कौन ले सकता है, कब ले सकता है, और मैक्सिमम क्या एक्शन लिया जा सकता है। तो होपफुली ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है कि विद ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम, ट्रेनिंग होने से, अवेयरनेस होने से चीजें बेहतर होती जाएंगी। सो व्हेन अ रिपोर्ट शुड बी रिटन, इसके बारे में ये है कि जो ही एक साल, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, इसके ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस है। उसमें ये जो एस्टा कोड है उसमें भी, जब MPDD में ट्रेनिंग्स कराई जाती हैं उस पर भी यही बताया जाता है कि जो ही साल कंप्लीट हुआ, 31 दिसंबर आया, तो उसके बाद फौरन से पहले ACR इनिशिएट हो जानी चाहिए और काउंटर साइन हो जानी चाहिए। यानी ये ड्यूटी है, प्रिंसिपल्स को भी बताया है कि जब लास्ट वीक आ जाए दिसंबर का, तो आपने ACR फॉर्म्स मंगवा लेने हैं, और मंगवा के तो आपने एक कॉलेज में क्लर्क की ड्यूटी लगा दें, हु इज द कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड, टू कीप दिस रिकॉर्ड इन सेफ कस्टडी अंडर लॉक एंड की। और वो फिर जो है, वो जो फॉर्म्स हैं, साथ एक आप अपनी स्टाफ की एक लिस्ट जो है वो रख लें, सबको एक ऑफिस ऑर्डर इशू करें, और सबको ये बाउंड करें कि विद इन 2-3 डेज वो ACR फॉर्म्स कलेक्ट करें और फिल करके उसको जमा करा दें। ठीक है। ACR का जो फर्स्ट पेज होता है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे शुरू होती है। सबसे पहले शुरू हुई है प्रिंसिपल की, उसने ACR के फॉर्म्स मंगवा लिए, इन ट्रिप्लीकेट मंगवाए। वैसे ये अगर आगे चल के आपको स्लाइड आएगी और आप उसमें देखेंगे कि ACR का फॉर्म जो है इन डुप्लीकेट रिकॉर्ड में रखा जाता है। मगर कॉलेज सेक्टर में, हायर एजुकेशन में, इन ट्रिप्लीकेट का पर्पस ये होता है कि जो 2 ACR के फॉर्म्स होते हैं वो ऊपर भिजवा दिए जाते हैं डायरेक्टरेट ऑफिस में फॉर काउंटर सिग्नेचर, और जो थर्ड कॉपी होती है वो अनकाउंटरसाइंड कॉपी कॉलेज के रिकॉर्ड में रह जाती है। और ये इसलिए रखी जाती है कि अब कल को खुदा ना खास्ता अगर ऊपर से हायर ऑफिस से कहीं से इस किसी की ACR मिसप्लेस हो जाए, तो जो अनकाउंटरसाइंड कॉपी नीचे पड़ी होती है उसको देख के RO दोबारा ACR इनिशिएट कर सकता है। ठीक है। तो ये एक जो है ना, आप समझे कि एक एहतियाती तदाबीर है जिसके तहत ये तीसरी कॉपी जो है वहां पे रखवा ली जाती है। सो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हुई कि उसने लास्ट वीक में ACR फॉर्म्स मंगवा लिए और मंगवा के ऑफिस ऑर्डर इशू कर दिया, और उसके बाद वो ACR फॉर्म्स जो हैं वो सब एम्प्लॉयज को डायरेक्शन दी गई कि वो उसको कलेक्ट करें। उसका जो पहला पेज है ACR का फॉर्म का जो पहला पेज है उसको हम फेस शीट बोलते हैं, फर्स्ट पेज और सेकंड पेज उसकी बैक पे। ये जो फर्स्ट पेज और सेकंड पेज है फेस शीट, इसको फिल करना एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें एम्प्लॉय से रिलेटेड सब उसका बायोडेटा है, उसका नाम, उसका फादर नेम होता है, डेट ऑफ बर्थ होती है, और उसके बाद उसने जो कोर्सेज को ट्रेनिंग्स वगैरह अचीव की हूँ, उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज होती है। फिर इसी तरह से ऑब्जेक्टिव टारगेट्स जो उसने उसके लिए फिक्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव टारगेट्स क्या थे, मतलब अगर उसके रिजल्ट्स हैं, FSC का है, BSc का है, BS का है, और फिर क्या उसने वो अचीव किए हैं, फिर कंपैरिजन आ जाता है विद द बोर्ड यूनिवर्सिटी कंसर्न जो भी होती है, फिर अबव हैं, बिलो हैं, रीजंस हैं फॉर दी फेलियर, अगर अगर फेलियर है तो उसकी रीजंस हैं। इसी तरह से इसके अलावा सेकंड पेज के ऊपर भी वो बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल है टारगेट्स फिक्स की। कोई और आपको जो कॉलेज के प्रिंसिपल साहब ने कोई ड्यूटीज असाइन की हैं उन सब की भी डिटेल, अगर आप कोई एडमिशन कमेटी के मेंबर हैं, आप कोई डेमगी कमेटी के मेंबर या इंचार्ज हैं, क्लीनलीनेस के इंचार्ज हैं, कोई आप उसके अलावा कॉलेज काउंसिल के मेंबर हैं अगर, या इसके अलावा आप कोई बर्सर है, कोई कॉलेज के फंड से रिलेटेड आपकी कोई ड्यूटीज हैं, सो वट एवर ड्यूटीज जो उन्होंने आपको साइन की है, कॉलेज मैगजीन से रिलेटेड है, वो सब ड्यूटीज आपने लिखनी है। फिर आगे आपने क्या वो ड्यूटी सेटिस्फैक्टोरीली परफॉर्म की हैं या नहीं की हैं, ये सारी आपने मेंशन करनी है। अगर नहीं की हैं तो रीजंस ऑफ फेलियर बताने हैं सेकंड पेज के ऊपर। और फिर उसके साथ ही आपने फिर ये बताना होता है कि जी आपको, अगर आपने कोई जो है इस पीरियड के दौरान, ये जो एक साल का पीरियड है, इफ यू हैव मेड एनी एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन, यानी कोई कोई सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैलेंजिंग टास्क आपको कोई दिया गया था, आपने वो परफॉर्म किया है, तो वो आपने सारा मेंशन करना है। ठीक है। और उसका क्या कोई सिग्निफिकेंट बेनिफिट हुआ है टू द पब्लिक और टू द स्टूडेंट्स। ठीक है। इफ सो उसको स्पेसिफाई किया जाए। और इसके अलावा ये कि आपको फर्दर इफेक्टिव बनाने के लिए कोई ट्रेनिंग्स फर्दर रिक्वायर्ड है, कैसे बनाई जा सकता है आपको ज्यादा इफेक्टिव, क्या वेज एंड मीन्स है, ये सारा आपने करके उसके बाद फिर आपने सिग्नेचर करने होते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय ने 31/12 तक ये अपना ACR फॉर्म करके कंप्लीट करके इसको जमा करवा देना है दोबारा उसी क्लर्क के पास। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होती है, और एस्टा कोड में बकायदा ये ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है कि बाय द एंड ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी,
by the end of, दोबारा मैं स्ट्रेस दे रही हूँ, by the end of first week of January, it is the responsibility of RO to initiate the ACRs of all of his subordinates. और ये इस पे थोड़ा सा हमें इसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन ये दी थी उधर MPDD में, उन्होंने कहा कि समटाइम्स ऐसा होता है कि एम्प्लॉय ने 2-3 दिन बाद ACR फॉर्म जमा कराया, तो अगर फर्स्ट वीक नहीं है तो हर सूरत जो है ना सेकेंड वीक तक बाय ऑल मीन्स RO जो है शुड इनिशिएट दी ACR। वैसे तो है कि फर्स्ट वीक है, लेकिन अगर फर्स्ट वीक नहीं होता तो चूंकि इनिशिएट करनी होती है उसमें थोड़ा टाइम पीरियड भी लगता है, उसमें काफी सारे कॉलम्स हैं जिसको उसने फिल करना होता है, इसलिए अगर फर्स्ट वीक नहीं है तो मैक्सिमम सेकंड वीक तक उसने उसको इनिशिएट करके उसको कंप्लीट कर देना तमाम एम्प्लॉयज की ACRs। उसके बाद अब उसने ये ACRs जो हैं वो भिजवा देनी है ऊपर डायरेक्टरेट ऑफिस में। कॉलेज टीचर्स की अगर हम बात करें तो इनिशिएटिंग अथॉरिटी जो है वो प्रिंसिपल है और काउंटर सिग्नेटिंग अथॉरिटी डायरेक्टर है, ठीक है। तो फाइनल अथॉरिटी वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग ACR। यहाँ पे फाइनल अथॉरिटी जो है वो डायरेक्टर है। अगर कोई प्रिंसिपल इस टाइमलाइन को फॉलो नहीं कर रहा, यानी कि बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी वो ACRs इनिशिएट करके नहीं भेजता, तो डायरेक्टरेट ऑफिस में भी एक कॉन्फिडेंशियल सेल होता है जिसका इंचार्ज सुपरिटेंडेंट रैंक का ऑफिसर होता है। उसकी फिर ये ड्यूटी है कि वो डायरेक्टर साहब को इन्फॉर्म करे इन रिटर्न कि ये प्रिंसिपल्स डिफॉल्टिंग अथॉरिटीज हैं जिन्होंने हमारी ACRs अभी तक हमें नहीं भिजवाई, उनको फिर लेटर वगैरह लिख के रिमाइंड कराया जाए कि विद इन 2-3 डेज जो है वो ACR भिजवा दी जाए, सो दैट द टास्क शुड बी कंप्लीटेड बाय द सेकेंड वीक ऑफ जनवरी। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे किसने चेक एंड बैलेंस देखना है और रखना है, वो डायरेक्टरेट ऑफिस की ड्यूटी है। अब थर्ड स्टेज के ऊपर इस पे बात आ गई है काउंटर सिग्नेचर, जो काउंटर साइनिंग अथॉरिटी है उसके लिए क्या टाइमलाइन प्रिस्क्राइब है। उसके लिए भी जी 1 हफ्ते का ही टाइम है, क्योंकि काउंटर सिग्नेचर जो ऑफिसर होता है उसने को बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं करना होता, उसकी भी असेसमेंट है, उसने भी देखना है। मगर हमारे यहाँ तो चूंकि बात यह है कि बहुत बड़ी स्टैब्लिशमेंट है, आपको पता है पूरे पंजाब में 799 कॉलेजेस हैं, 800 कॉलेजेस हो गए, 800 कॉलेजेस और 9 डिवीजन्स। तो अगर आप एवरेज देखें एक डायरेक्टर की सबऑर्डिनेशन में कोई ऑलमोस्ट 50-60 कॉलेजेस आ जाते हैं, ठीक है। और हर कॉलेज के अंदर फिर आप देखें कि स्टाफ जो है, मतलब छोटा भी कॉलेज है तो 40-50 स्टाफ तो है, बड़ा है तो 100 के लगभग स्टाफ है। तो एक डायरेक्टर के लिए पर्सनली जानना इतने सारे कॉलेज के टीचर्स के लिए, कॉलेज के टीचर्स को मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो मेरिली अप होल्ड करता है जो भी डिसीजन RO ने लिया होता है रिगार्डिंग उसकी असेसमेंट के मुतालिक, उसकी ओवरऑल ग्रेडिंग या उसका कंडक्ट या उसकी जो भी इंटेग्रिटी से मुतालिक जो डिसीजन उसने लिया होता है वो उसी को अप होल्ड कर देता है और उसी के साथ वाला जो कॉलम होता है वहां पे अपना इनिशियल कर देता है। लेकिन इसके लिए ये भी वो कहते हैं जब ट्रेनिंग कराते हैं तो वो कहते हैं कि CO को भी चाहिए कि वो ऑफ एंड ऑन अपने विजिट्स रखा करे, कॉलेजेस में जाया करें, विजिट किया करें, देखा करें, मिला करें स्टाफ को, उनके साथ इंटरेक्शन करें, ताकि वो मैक्सिमम पॉसिबल एफर्ट करें कि उनको एम्प्लॉयज़ का पता चल सके। और अगर कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म के कोई हैं तो वो भी उनके नोटिस में आए, ताकि अगर उनको कल को किसी की आउटस्टैंडिंग ACR लिखी जाए तो उनको पता हो कि उसकी क्या जस्टिफिकेशन थी, वाकई वो डिजर्व करता था। और अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसे लोग हैं जो काम नहीं करते, कोई हैं जो कि लैक ऑफ इंटरेस्ट है जिनका ड्यूटीज में, नॉन परफॉर्मर्स हैं, तो उनके उनके भी नॉलेज में हो उन लोगों के बारे में, और फिर अगर उनकी कोई ACRs एडवर्स वगैरह हो तो वो भी कोई डिसीजन अपना जो है वो फेयर डिसीजन ले सके, ठीक है। तो बाय द थर्ड वीक 1 हफ्ता जनाब दिया गया काउंटर साइनिंग ऑफिसर को कि वो अपनी ACRs जो हैं उनको काउंटर साइन कर देगा। इट मीन्स बाय द थर्ड वीक ऑफ जनवरी द ACR शुड बी काउंटर साइन बाय द फर्स्ट काउंटर साइनिंग ऑफिसर। अगर आपने कभी ACR फॉर्म को गौर से देखा हो, वैसे तो आपके साथ मैं ये भी शेयर कर दूंगी, जो हमारा अभी करंट ACR फॉर्म चल रहा है ये 2013 के बाद से रिवाइज हो गया है। 2014 से हमारा नया ACR फॉर्म आ गया है, 2013 से पहले हमारा पुराना फॉर्म था। पता नहीं आपने कभी गौर किया फॉर्म पे कि नहीं, अब बहुत सारी चीजें उन्होंने रिड्यूस कर दी हैं इसके अंदर, और उसको जो है ना वो उन्होंने कर दिया, कट शॉर्ट कर दी हैं इसमें चीजें। आपने कभी देखा हो जिसमें पार्ट 6 होता है ACR फॉर्म के अंदर, उसमें उसका सबसेक्शन A और सबसेक्शन B होता है। सबसेक्शन A जो होता है वो रिमार्क्स ऑफ द फर्स्ट काउंटर साइनिंग ऑफिसर होता है, और जो सबसेक्शन B होता है वो रिमार्क्स ऑफ द सेकंड काउंटर साइनिंग ऑफिसर, और ब्रैकेट में उसमें ये भी लिखा होता है इफ एनी। इफ एनी का मतलब है कि जरूरी नहीं है, कुछ डिपार्टमेंट्स में सेकंड काउंटर साइनिंग ऑफिसर होते हैं और कुछ डिपार्टमेंट्स में सेकंड काउंटर साइनिंग ऑफिसर नहीं होते। अगर हम HED की बात करें तो HED में हमारा सिर्फ एक ही काउंटर साइनिंग ऑफिसर होता है, और वो डायरेक्टर कॉलेजेस होते हैं। जब वो डायरेक्टर कॉलेजेस उस ACR को इनिशिएट कर देते हैं तो ACR इज कंसिडर्ड कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। हाउएवर ऐसे तमाम डिपार्टमेंट्स
जहाँ पे 2-2 काउंटर साइनिंग ऑफिसर्स होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में अक्सर देखा गया है कि जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके जो इंचार्ज होते हैं, ईडीओज होते हैं, वो इनिशिएट करते हैं, और उसके बाद जो डीसीओज होते हैं वो फर्स्ट काउंटर साइनिंग ऑफिसर होते हैं, और कमिश्नर जो है वो सेकंड काउंटर साइनिंग ऑफिसर होते हैं। तो इसलिए इनकी भी टाइमलाइन स्पेसिफाई कर दी। फर्स्ट काउंटर साइनिंग ऑफिसर जो है बाय 3rd वीक ऑफ जनवरी काउंटर साइन कर देगा, और सेकंड काउंटर साइनिंग ऑफिसर को अपनी एसीआर भिजवा देगा, और जो सेकंड काउंटर साइनिंग ऑफिसर है he should countersign all the ACRs of his subordinates by the 4th week of January. This means that the ACR should be completed in all respects within the month of January. जनवरी के महीने में ACR कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट मींस इनिशिएट भी हो जाएगी और काउंटर साइन भी हो जाएगी। ठीक है। अब अगर नहीं होती, और जो कि प्रैक्टिकली नहीं होती, इफ इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस, तो फिर क्या किया जा सकता है? फिर ये हो सकता है कि जो भी एम्प्लॉय है, अगर उसके नोटिस में ये आता है, उसको ये पता चलता है, या ऊपर जो भी हायर अथॉरिटी बैठी हुई है, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल इनिशिएट नहीं कर रहे, तो डायरेक्टर साहब का काम है अपने तौर पे 1-2 रिमाइंडर्स डाल के, अगर वो नहीं उनकी बात मानते, कंप्लाई नहीं करते इंस्ट्रक्शन से, तो वो ऊपर डायरेक्टर साहब को और डीपीआई साहब को बताएं कि नॉलेज में लाएं रिटर्न में, या फिर उसके बाद सेक्रेटरी साहब की नॉलेज में लाएं। ठीक है। और गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर उसकी बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, और वो चाहे तो डिफॉल्टिंग अथॉरिटीज के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है। स्ट्रिक्ट एक्शन से क्या मुराद है जनाब? इसके ऊपर पीड़ा भी लगाया जा सकता है। अगर वो अथॉरिटी, वो इनिशिएटिंग अथॉरिटी या काउंटर सिग्नेटिंग अथॉरिटी बिल्कुल भी रिटर्न एक्सप्लेनेशंस के ऊपर भी बात नहीं मान रही, जो भी इसको टाइमलाइन डेडलाइंस दी हैं उसको फॉलो नहीं कर रही, तो उनके खिलाफ बाकायदा एक्शन लिया जा सकता है। नाउ देयर द केसेस व्हेन द पीईआर इज नॉट रिटन। पीईआर कब कब नहीं लिखी जाती? इससे पहले आपके साथ ये शेयर कर दूं कि मिनिमम पीरियड क्या है एसीआर लिखने का। क्या अगर एक एम्प्लॉई काम करता है, हफ्ता उसने काम किया और उसके बाद उसकी ट्रांसफर होगी या उसके आरओ की ट्रांसफर होगी, तो एक हफ्ते के बाद भी उसकी एसीआर डी हो जाएगी? नहीं। रूल्स ये कहते हैं कि एक मिनिमम पीरियड होना चाहिए एक एम्प्लॉय की असेसमेंट को, परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। वो मिनिमम पीरियड कितना होना चाहिए जिसमें एक आरओ ये अंदाजा लगा सके और एक राय कायम कर सके, एक ओपिनियन बना सके उसकी परफॉर्मेंस के बारे में। वो मिनिमम पीरियड 3 मंथ्स है। अगर 3 मंथ से कम का पीरियड है, इसका मतलब है ये सिग्निफिकेंट टाइम नहीं, पीरियड नहीं था, ये इसमें ऑनेस्ट कोई ओपिनियन कायम नहीं किया जा सकता था, ये सफिशिएंट टाइम नहीं था एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को जज करने का, इसलिए इसकी एसीआर ड्यू नहीं होगी। इस पे एक सिर्फ सर्टिफिकेट लगा दिया जाता है, कॉलेज का क्लर्क ही लगा देता है, और सर्टिफिकेट पे लिख दिया जाता है पीरियड लेस देन 3 मंथ्स, हेंस द एसीआर इज नॉट इनिशिएटेड। ठीक है। उसके साथ उसका पीरियड भी मेंशन कर दिया जाता है, फ्रॉम दिस टू दिस। अगर पीरियड 3 मंथ्स या उससे ज्यादा का है तो एसीआर इनिशिएट होगी। ठीक है। ये भी हमने चीज देख ली। अब वो केसेस जहां पे पीआर नहीं लिखी जाती, जरूरत नहीं है, लिखी नहीं जाएगी, वो 3 केसेस हैं। वो 3 केसेस, 3 सिनेरियोज हैं। 3 सिनेरियोज हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। पहला सिनेरियो है ऑन डेपुटेशन विद प्राइवेट फर्म। यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लियर कर लें। डेपुटेशन का मतलब क्या है? डेपुटेशन ये होती है कि अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट किसी ऑटोनोमस बॉडी के साथ अपने पेरेंट डिपार्टमेंट से परमिशन लेके, एनओसी लेके अप्लाई करता है, और उसके बाद उसके ऑर्डर्स बाकायदा उसका डिपार्टमेंट इशू कर देता है, उसकी सर्विसेज प्लेस कर देता है एट द डिस्पोजल ऑफ बोरिंग एजेंसी। 2 एजेंसीज होती हैं। आपका जो पेरेंट डिपार्टमेंट है वो आपकी लेंडिंग एजेंसी है, और जो वो ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी सर्विसेज हायर करना चाहती है, जिसने आपकी सर्विसेज के लिए रेक्विजिशन भेजी है, वो बोरिंग एजेंसी है। तो अगर बोरिंग एजेंसी की रेक्विजिशन आई है और डिपार्टमेंट को कोई एतराज नहीं है, एनओसी दे दी है, उन्होंने आपकी सर्विसेज प्लेस कर दी हैं, इनिशियली ये प्लेस की जाती हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। ये डेपुटेशन पॉलिसी है 1998 की, जिसके अंदर इसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है स्पेसिफाई की गई है। अब डेपुटेशन 2 तरह की होती है। समटाइम्स अब डेपुटेशन विद इन द कंट्री भी होती है, डेपुटेशन आउटसाइड द कंट्री भी होती है। बल्कि जो डेपुटेशन आउटसाइड द कंट्री है वो तो ऑन ड्यूटी उसको कंसिडर किया जाता है। जो डेपुटेशन विद इन द कंट्री है उसमें अब ये डेपुटेशन किसी प्राइवेट फर्म के साथ हो सकती है। अगर ये किसी प्राइवेट फर्म के साथ है, प्राइवेट फर्म्स मींस इट मे बी सम एनजीओ, इट मे बी सम डोनर एजेंसी, लाइक वर्ल्ड बैंक के साथ मैंने देखा लोग काम करते हैं, जीआईजी जर्मन कंपनी है, ट्रेनिंग्स कराती है, उसके साथ काम करते हैं, डिफिट के साथ काम करते हैं। तो अगर ऐसी किसी एजेंसी के साथ काम करते हैं तो ये जो डेपुटेशन होती है इस पीरियड के दौरान एसीआर नहीं लिखी जाती, एक प्राइवेट फर्म। However, if an employee proceeds on deputation with some autonomous body which is working under the umbrella of Punjab government, जैसे बोर्ड्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन है 9 डिवीजन्स में काम कर रहे हैं, जैसे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो आपको पता है 18th अमेंडमेंट के बाद
जो करिकुलम है हमारा वो भी पंजाब में ही उन्होंने दे दिया, तो अब ये मर्ज हो गया है। पहले पंजाब करिकुलम अथॉरिटी और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड 2 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे, लेकिन अब ये दोनों मर्ज होके इसका नया नाम है पीसीटीबी, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो पीसीटीबी इज वर्किंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, वहां पे भी स्कूल के और हायर एजुकेशन के एम्प्लॉयज डेपुटेशन पे जाके काम करते हैं। फिर सिमिलरली यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटीज में भी डिपार्टमेंट एनओसी देता है और यूनिवर्सिटीज में भी लोग डेपुटेशन पे काम करते हैं। तो अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि विच आर नॉट प्योरली ऑटोनमस, जो जिनमें कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो सेक्रेटरी एचईडी है, ये मैंने जिनमें जितने जितने के नाम आपको मैंने बोर्ड्स के नाम लिए हैं, यूनिवर्सिटीज के नाम लिए हैं, ऑल ऑफ दीज आर वर्किंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पंजाब गवर्नमेंट। इनको एचईसी से भी फंडिंग होती है, पीएचईसी से भी इनकी फंडिंग होती है, पंजाब गवर्नमेंट इनको फंडिंग करता है। सो दे आर नॉट ट्रू, मतलब प्योर ऑटोनमस नहीं है इन ट्रू सेंस। और यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनकी एसीआर लिखी जाती हैं। आगे स्लाइड आएगी, उसमें हम देखेंगे उनका रिपोर्टिंग चैनल कौन कौन सा है। लेकिन उसके अलावा अगर कोई प्राइवेट फर्म, प्राइवेट एनजीओ, प्राइवेट डोनर एजेंसीज के साथ काम करते हैं तो उनकी एसीआर इनिशिएट नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, सस्पेंशन। आई होप आपने पीडा पढ़ लिया है, और पीडा में आपने देखा होगा कि जब किसी इंप्लॉय के ऊपर पीडा लगाया जाता है तो अगर अथॉरिटी चाहे, कंपिटेंट अथॉरिटी, और अगर इफ अथॉरिटी इज फुली कन्विंस्ड, एम्प्लॉय जो है वो अपनी जो सीट है उसका मिस यूज कर सकता है, तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। इनिशियली सस्पेंशन जो है आपको पता है 3 मंथ्स की होती है, फिर उसको फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है। पीडा के अंदर जो सेक्शन 6 है वो सस्पेंशन को डील करता है, ठीक है। और ड्यूरिंग द सस्पेंशन एम्प्लॉई के लिए क्या डायरेक्शंस होती हैं, वो जाता है, अपनी अटेंडेंस लगाता है और वहां पे टाइम पूरा करता है, बैठता है जितना उसका ऑफिस का टाइम होता है, और उसके बाद जब छुट्टी होती है तो वो वापस आता है, मगर ही इज नॉट असाइंड एनी ड्यूटी, उस अरसे के दौरान वो कोई काम नहीं करता। So since he is not performing any duty, therefore his ACR shall not be initiated. ये नंबर 2 चीज होगी। नंबर 3 जो है ऑन लॉन्ग लीव। इफ एन एम्प्लॉय प्रोसीड्स ऑन लॉन्ग लीव, लंबी छुट्टी पे चला गया है, काम तो उसने किया नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस तो किसी ने देखी नहीं है, कोई पैरामीटर्स तो है नहीं उसकी जजमेंट के, तो उसकी एसीआर इनिशिएट नहीं होगी। लॉन्ग लीव से क्या क्या मुराद है? इट मे बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, यूएल जो होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विदाउट पे, वो हो सकती है। इट मे बी स्टडी लीव हो सकती है, स्टडी लीव भी आपको पता है मिनिमम 1 साल की होती है। इट मे बी एक्स पाकिस्तान लीव। तो कोई भी छुट्टी जो लंबी छुट्टी है, जो 4 महीने से ज्यादा की छुट्टी होती है, जहाँ पे आपका लियन भी खत्म हो जाता है, उस छुट्टी के दौरान एसीआर इनिशिएट नहीं होती। तो ये वो सिनेरियो थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। नाउ मूविंग ऑन टू अनदर स्लाइड, रिपोर्टिंग चैनल फॉर द राइटिंग पीईआर। इफ यू आर वर्किंग इन एनी ऑफिस में आप काम करते हैं तो फिर एसीआर कौन इनिशिएट करता है? योर इमीडिएट सुपीरियर अथॉरिटी। इमीडिएट सुपीरियर अथॉरिटी नॉर्मली जो है ही शुड बी ऑफ द रैंक ऑफ ऑफिसर। ये भी आपको पता चल चुका है कि गजटेड की टर्मिनोलॉजी खत्म हो गई है। ग्रेड 1 से 15 तक के जो एम्प्लॉयज होते हैं दे आर कॉल्ड ऑफिशियल्स, और ग्रेड 16 एंड अबव के जो एम्प्लॉयज होते हैं दे कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ ऑफिसर्स। तो अगर सुपीरियर अथॉरिटी जो है वो ऑफिसर रैंक का बंदा है, ग्रेड 16 एंड अबव है, तो ही शैल इनिशिएट दी एसीआरस। और उसके बाद जो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी होती है, ही शैल काउंटरसाइन दी एसीआरस। फाइनल काउंटरसाइनिंग ऑफिसर कौन हो सकता है? वो जो डिपार्टमेंट है उसका जो हेड है, तो उसका हेड जो है वो भी हो सकता है, रीजनल हेड भी हो सकता है। एसएनजीएडी, एस्टा कोड के अंदर एसएनजीएडी ने पूरे अपने जितने भी एम्प्लॉयज हैं ग्रेड वाइज सबका रिपोर्टिंग चैनल, काउंटर साइनिंग ऑफिसर का चैनल, पूरा उन्होंने एक चार्ट बना के इसको उन्होंने नोटिफाई किया हुआ है, ठीक है। और उसको देख के वहां से कोई भी अपना मसला, क्योंकि एडिशनल सेक्रेटरी है तो उसको पता चल जाएगी मैं एडिशनल सेक्रेटरी काम कर रहा हूँ तो मेरा आरओ कौन होगा, मेरा सीओ कौन होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो भी जिस भी ग्रेड का जो भी उसकी डेजिग्नेशन होती है, तमाम डेजिग्नेशन के ऑफिसर्स का चार्ट उन्होंने बनाया हुआ है। हमारी एचईडी ने भी 2008-9 में, तब मैं भी वहीं पे थी, हमने भी एक चार्ट बनाया था, आई डोंट नो वहाँ पे उसका क्या स्टेटस है। तो उस वक्त फिर थोड़ा सा इशू ये आया था कि जो ऑटोनमस कॉलेजेस वगैरह आपको पता है, जब ये ऑटोनॉमी मिली एफसी कॉलेज को और जीसी वगैरह को और क्वीन मेरी वगैरह ये सारे बने, तो थोड़ा सा इशू आ गया था उनकी एसीआरस की इनिशिएशन और काउंटर सिग्नेचर्स का। उस वक्त फिर डिपार्टमेंट ने बाकायदा एक चार्ट भी बनाया था, उसको हमने अप्रूव करवाया था, फिर उसको सर्कुलेट किया था। तो उसमें फिर हमने ये बताया था कि जो ऑटोनमस कॉलेजेस हैं, उन ऑटोनमस कॉलेजेस के अंदर जो हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं वो एसीआर इनिशिएट करेंगे, और जो प्रिंसिपल्स हैं वो उसको काउंटर साइन करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड में हमने ये देखना है कि क्या सिनेरियो होगा अगर आरओ की ट्रांसफर हो जाती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ कैलेंडर ईयर, तो फिर क्या होगा, और अगर सबऑर्डिनेट की ट्रांसफर होती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ कैलेंडर ईयर तो फिर क्या होगा।
हमने स्टार्ट में ये देखा था कि ACR इनिशिएट होती है 31/12 के बाद, ठीक है, और 31/12 के बाद जो है पूरा साल गुजर गया। ये नॉर्मल रूटीन का केस था कि 31/12 के बाद ACR फॉर्म फिल करके उसकी पहला पेज फेस शीट को एम्प्लॉय ने फिल किया, उसको उसने जमा करा दिया, और उसके बाद जो है उसको इनिशिएट होगी वो ACR विद इन 1 वीक बाय RO, और फिर विद इन 1 वीक बाय CO काउंटर साइन होगी, और ACR जो है बाय ऑल वेज एंड मीन्स कंप्लीट होगी विद इन द मंथ ऑफ जनवरी। अब अगर एक डिफरेंट सिनेरियो आ रहा है कि इफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ कैलेंडर ईयर चल रहा है, सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ कैलेंडर ईयर ट्रांसफर हो जाती है RO की, तो फिर क्या होना चाहिए? आया साल गुजरने का इंतजार करना चाहिए, उसके बाद ACR इनिशिएट होगी? क्या इसमें क्या सिनेरियो होगा और क्या क्या मसाइल फेस किए जाएंगे? अब एक्चुअल जो प्रैक्टिस चल रही है वो क्या होती है? वो ये होती है कि RO, और यहाँ पे प्रॉब्लम राइज करता है, RO की ट्रांसफर हो जाती है, RO चले जाते हैं, RO के चले जाने के बाद वो जो उनका पीरियड है उसकी ACR इनिशिएट नहीं होती। ना ये एम्प्लॉय को पता है कि मुझे कब ACR फॉर्म अपना फिल करके देना था, ना RO को पता है। RO नई जगह चला जाता है, नई जगह जाने के बाद नए नए इवेंट्स, नई नई बातें होती हैं। आपको पता है ह्यूमन माइंड की एक कैपेसिटी है, कुछ ऐसा हम चीजें अपने ब्रेन रिटेन करते हैं, उसके बाद वो चीजें हम भूल भाल जाते हैं। अगर एक सपोज पहले 5 महीने एक RO रहा किसी जगह पे, उसकी ट्रांसफर होगी, वो चला गया, अब 7 महीने मजीद गुजर गए, साल गुजर गया, नेक्स्ट ईयर जाके कहीं ACR उसको देते हैं फॉर्म, तो वो तो चीजें बिल्कुल उसके जहन से, माइंड से बिल्कुल धुंधली हो गई हैं, उसको भूल गई हैं बहुत सारी चीजें। वो इन ट्रू पिक्चर उसकी ACR इनिशिएट नहीं करेगा, जबकि एक्चुअल पिक्चर में ऐसा होता भी नहीं है। होता तो ये है कि जब उस एम्प्लॉय की प्रमोशन की बारी आती है 10-15 साल के बाद, उसका सीआर डोजियर खुलता है, उस वक्त उसको पता चलता है कि ओहो, वो जो फलाना मेरा 2000 की का जो साल था, उस साल की जो मेरी ACR थी, वो तो पहले 5 महीने की ACR मेरी मिसिंग है। कैसे मिसिंग हुई? कि वो जो प्रिंसिपल साहब थे उनकी ट्रांसफर हो गई थी, वो तो यहाँ से ट्रांसफर होके अब मुल्तान में वहां पे जो है वो लगे हुए हैं, तो वो फिर उनके पास जाता है, पता नहीं परहैप्स वो अब सर्विस में है, परहैप्स वो रिटायर हो गए। अगर तो वो रिटायर हो गए फिर तो वो बिल्कुल भी ना तो वो फोन उठाते हैं, ना वो मिलते हैं, बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं करते। और अगर वो सर्विस में हो तो भी वो इतनी अब पुरानी बात हो गई है, 15 साल पुरानी, 10 साल पुरानी, कि उनको वो सब बातें भूल चुकी हैं। इसका मतलब है वो ट्रू पिक्चर उसकी रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते उसकी ACR के अंदर। एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि फिर उनको ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है, उनके वेयर अबाउट्स पता नहीं चलते, उनका एड्रेस नहीं मिलता, मिल जाए तो कोऑपरेट नहीं करते, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करता है एम्प्लॉय। इसका असल तरीकेकार क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, इसका टाइमलाइन क्या है? इसका प्रोसीजर ये है कि अगर RO की ट्रांसफर हो गई है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ कैलेंडर ईयर, अब 31 दिसंबर तक वेट करने की जरूरत नहीं है। अब एम्प्लॉय की ये ड्यूटी है कि वो अपना ACR फॉर्म कलेक्ट करे, ही शुड फिल द फेस शीट ऑफ हिज ACR, और फिल करने के बाद इन ट्रिप्लीकेट RO साहब के पास ले जाके उनको रिक्वेस्ट करे कि सर ये काइंडली आप मेरी ACR इनिशिएट कर दें इस पीरियड, ठीक है। और RO साहब की ये ड्यूटी है, ही इज बाउंड, ही इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, ही शुड इनिशिएट द ACR फॉर द सेड पीरियड। उस पीरियड की वो ACR इनिशिएट करें, जो जो इवेंट्स, जो जो परफॉर्मेंस, जो जो असेसमेंट उन्होंने की हुई है उनके जहन में फ्रेश है बिल्कुल, उस एम्प्लॉय से रिलेटेड अपने जितने भी, सिर्फ वो नहीं, जहां उन्होंने चार्ज छोड़ा है, रूल्स तो ये कहते हैं कि बिफोर रिलिंग्विशिंग द चार्ज ऑफ द पोस्ट, प्रिंसिपल की चार्ज का, की पोस्ट का चार्ज छोड़ने से पहले ही शुड इनिशिएट ऑल द ACRs ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स। एक की नहीं, सब जितने भी लोगों ने उनसे काम किया उनको चाहिए कि अपना एक ऑफिस ऑर्डर इशू करें, और सब एम्प्लॉयज को बाउंड कर दें कि वो विद इन 1-2 डेज ACR फॉर्म्स फिल करके उनको दे दें, और वो चार्ज छोड़ने से पहले अपने तमाम एम्प्लॉयज की ACR इनिशिएट करके कवरिंग लेटर लगा के डायरेक्टरेट ऑफिस में जमा करवा के जाए। ये तो उनकी ड्यूटी है, ये तो एक आइडियल सिचुएशन है, ठीक है। तो ये तो होगी जी RO के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसी तरह से अगर सबॉर्डिनेट की ट्रांसफर होगी, RO की नहीं हुई, सबॉर्डिनेट की हुई है, फिर क्या है? फिर भी यही रूल है, फिर भी यही रूल है, अगर पीरियड 3 मंथ्स या उससे ज्यादा का है। पहली तो बात यह है ना, अगर पीरियड 3 मंथ से कम है, चाहे RO की ट्रांसफर है या सबॉर्डिनेट की ट्रांसफर है, फिर तो कोई इशू ही नहीं है, फिर कोई इशू नहीं है, एक सर्टिफिकेट लगा दिया जाएगा कि पीरियड लेस देन 3 मंथ्स, ACR इज नॉट ड्यू। लेकिन अगर पीरियड 3 मंथ्स या उससे ज्यादा का है, तो उस सूरत में ACR, अब 31/12 का वेट नहीं करना, सबॉर्डिनेट की ट्रांसफर हुई है तो भी वो अपना ACR फॉर्म लेके फिल करके, वो रिस्पेक्टिव सबॉर्डिनेट अपने RO को रिक्वेस्ट करेगा कि ये मेरी आप ACR इनिशिएट कर दें, और इनिशिएट करके तो ये डायरेक्टरेट ऑफिस में जमा करा दें। उसके बाद सबॉर्डिनेट की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको फॉलो अप देगा,
नेक्स्ट इज वो डायरेक्टरेट ऑफिस में फॉर एग्जांपल लाहौर डिवीजन से ट्रांसफर होकर मुल्तान डिवीजन में चला जाता है, तो मुल्तान डिवीजन में जाने के बाद फिर आफ्टर 15 days, आफ्टर अ मंथ, ही शुड राइट अ लेटर टू द रिस्पेक्टिव डायरेक्टरेट लाहौर डिवीजन थ्रू प्रॉपर चैनल, अपने प्रिंसिपल के थ्रू लेटर लिखवा के अपने डायरेक्टर के थ्रू फॉरवर्ड करवाए लाहौर डिवीजन के डायरेक्टर को कि उसका जो भी रिकॉर्ड है सारे का सारा सीआर डोजियर का रिकॉर्ड और साथ उसकी करंट ईयर की जो एसीआर है वो कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, यानी कि वो इनिशिएट भी हुई हो और जाहिर है उसको डायरेक्टर लाहौर ने ही काउंटर साइन करना है और काउंटर साइन भी हो, वो उसके रिस्पेक्टिव स्टेशन के ऊपर भिजवा दीजिए। तो ये बहुत जरूरी है, इसको फॉलो अप करना चाहिए। अगर नहीं हुआ फिर लेटर लिखें, रिमाइंडर भेजें या खुद आके पर्सनली उसको जो है फॉलो अप करें, रिक्वेस्ट करें और अपना रिकॉर्ड साथ साथ कंप्लीट कराएं। इसका आपको फायदा होगा कि एंड में आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा जब आपकी प्रमोशन की बारी आए। ठीक है, सो इसलिए दोनों केसेस में ट्रांसफर हो गई है आरओ की या सबऑर्डिनेट की, फिर 31 दिसंबर तक वेट करने की जरूरत नहीं है। जब जूं ही हुई है एसीआर के फॉर्म्स फिल करके जमा कराएं और आरओ की ट्रांसफर हुई है तो सब अपने तमाम एम्प्लॉयज की वो एसीआर इनिशिएट करके डायरेक्टरेट ऑफिस में कवरिंग लेटर लगा के जमा करवा के उसके बाद वो अपना चार्ज छोड़े और वो जाए। नेक्स्ट है जी एसीआर डेपुटेशनिस्ट के बारे में क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। अब ये कौन सी वाली डेपुटेशन है जो ऐसी ऑटोनमस बॉडीज के साथ है जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ काम कर रही हैं, जो सेक्रेटरी एचईडी या सेक्रेटरी स्कूल्स की सबऑर्डिनेशन में काम कर रही हैं। ऐसी सूरत में ये जो डेपुटेशनिस्ट होते हैं इनकी एसीआर इनिशिएट होती हैं। कौन इनिशिएट करेंगे? चूंकि उन्होंने अब काम किया है बोरिंग एजेंसी के साथ तो नेचुरली उनकी परफॉर्मेंस और उनका जो कंडक्ट है उसको सारा किसने ऑब्जर्व और वॉच किया है? वो बोरिंग एजेंसी ने वॉच किया है, तो इसलिए बोरिंग एजेंसी ही उनकी एसीआर इनिशिएट करेगी। ठीक है, अब इसके बारे में बोरिंग एजेंसीज जो हैं उन्होंने थोड़े से डिफरेंट चैनल्स बनाए हुए हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो बोरिंग एजेंसीज जैसे यूनिवर्सिटीज वगैरह में भी ऐसे ही है कि हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इनिशिएट कर देते हैं और वीसी साहिबा जो है उसको काउंटर साइन कर देती हैं। समटाइम्स उन्होंने कुछ ग्रेड्स की बाइफर्केशन की होती है कि कुछ थोड़े से ग्रेड्स जो हैं लोअर ग्रेड्स तक रजिस्ट्रार साहिबा को उन्होंने पावर डेलीगेट की होती है वीसी साहिबा ने, और बाकी की जो है वो फिर खुद उसको काउंटर साइन करते हैं। और जबकि जो हमारे कॉलेजेस हैं ऑटोनमस कॉलेजेस का मैंने आपको बताया हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स इनिशिएट करते हैं, प्रिंसिपल्स काउंटर साइन कर देते हैं। जबकि बोर्ड्स में क्या होता है, बोर्ड्स में जो एसीआरस हैं उसको जो चेयरमैन होते हैं वो इनिशिएट करते हैं और पेरेंट डिपार्टमेंट उसको काउंटर साइन करता है। पेरेंट डिपार्टमेंट में काउंटर साइन करनी होती है सेक्रेटरी एचईडी ने, चूंकि वो अपॉइंटिंग और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। आपको मेरा ख्याल ये भी पता होगा कि ग्रेड 17 और 18 की जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो सेक्रेटरी एचईडी है और ग्रेड 19 एंड अबव की जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो चीफ मिनिस्टर है। मगर चीफ मिनिस्टर जो है वो जाहिर है वो खुद तो नहीं करते सब एम्प्लॉयज के लिए ऐसे कोई रिटर्न लेटर्स वगैरह, तो उन्होंने अपने बिहाफ पे सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी होते हैं उनको ही पावर डेलीगेट की होती है। सो आगे जो सेक्रेटरी साहब होते हैं, चूंकि ये मैंने आपको बताया कि काउंटर साइन करनी होती है पेरेंट डिपार्टमेंट में, तो अगर ग्रेड 17-18 का है तो अपॉइंटिंग उसकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो सेक्रेटरी एचईडी है। सेक्रेटरी एचईडी चूंकि बिजी होते हैं तो उन्होंने ये पावर नीचे डेलीगेट की होती है अप टू द रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी। और ये जो बोर्ड्स यूनिवर्सिटीज हैं ये पहले तो एडिशनल सेक्रेटरी एकेडमिक के परव्यू में आते थे, अब उन्होंने इसको थोड़ा सा बाइफरकेट कर दिया। एडिशनल सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज अलग हैं और एडिशनल सेक्रेटरी बोर्ड्स और ऑटोनमस बॉडीज अलग हैं। तो एडिशनल सेक्रेटरी बोर्ड्स जो हैं वो उसको काउंटर साइन कर देते हैं। तो इस तरह से ये जो डेपुटेशनिस्ट की एसीआरस हैं ये इस तरह से कंप्लीट हो जाती हैं। और जो लोग डेपुटेशन पे काम करते हैं विद इन द कंट्री और इन ऑटोनमस बॉडीज के साथ काम करते हैं उनकी जो प्रमोशन रिकॉर्ड होता है वो प्रमोशन कंसिडर होती है, वो एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी कंसिडर नहीं होते क्योंकि ये लीव नहीं है, वो काम कर रहे हैं, उनकी एसीआरस इनिशिएट कर होती हैं। और ये जरूर है कि जब उनकी प्रमोशन होती है तो फिर प्रमोशन को एक्चुअलाइज कराने के लिए उनको पेरेंट डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना पड़ता है और पेरेंट डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के बाद किसी कॉलेज में ही किसी कॉलेज की पोस्ट के अगेंस्ट एक्चुअलाइज उनकी प्रमोशन होती है। बोर्ड के अंदर रहते हुए उनकी प्रमोशन, मतलब ये कि ऑटोनमस बॉडी के अंदर रहते हुए प्रमोशन एक्चुअलाइज नहीं हो सकती, पेरेंट डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के बाद फिर प्रमोशन एक्चुअलाइज करवाई जाती है। जी फिर नेक्स्ट आ गया जी हमारा कि इफ ऑफिसर इज वर्किंग ऑन डेपुटेशन विद फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट फर्म्स, ये हमने पहले देख लिया है। इस सूरत में कोई ऐसी अब इसकी नहीं इनिशिएट होती। अब दो डिफरेंट और सिनेरियोस हम डिस्कस करते हैं वेयर देयर मोर देन वन आरओज ड्यूरिंग अ कैलेंडर ईयर। अगर एक साल के दौरान आपके एक से ज्यादा प्रिंसिपल साहिबान रहे तो फिर उस सूरत में क्या रूल है? रूल ये है कि अगर एक से ज्यादा आरओज रहे हैं और हर आरओ का पीरियड मोर देन 3 मंथ्स है तो दिस मीन्स कि हर आरओ अपने अपने पीरियड की जो एसीआर है वो इनिशिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये कहूँ कि जी सपोज, वैसे ऐसा होता नहीं है
कि सपोज अगर एक साल में 4 आर हो रहे हैं और बाय चांस हर आर का पीरियड 3 मंथ्स का है, तो क्या 4 एसीआर इनिशिएट होंगी? जी बिल्कुल 4 एसीआर इनिशिएट होंगी। और आपने कभी गौर किया हो एसीआर का जो फॉर्म होता है, उसका जो पहला पेज है फेस शीट, जहां से वो स्टार्ट ही होती है, वहां पे लिखा होता है बाकायदा फॉर द पीरियड फ्रॉम डैश टू डैश। ये जो फॉर द पीरियड फ्रॉम डैश टू डैश है ना, इसमें आपने पीरियड मेंशन करना है। अगर आपने किसी आरओ के साथ सपोज 1 जनवरी से लेके आपने 30 जून तक काम किया है, तो यहाँ पे आप 1 जनवरी 2020 से 31/12/2020 नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे 1 जनवरी 2022 30 जून 2020, ठीक है, या जो भी साल है 2021 है या जो भी है, ठीक है। तो ये आपने ऊपर जो जो उसका पीरियड होता है वो पीरियड आपने मेंशन कर देना है। सो जितने आरओस थे सबका अगर पीरियड मोर देन 3 मंथ्स है, तो हर आरओ अपने अपने रिस्पेक्टिव पीरियड की एसीआर इनिशिएट करेंगे। नेचुरली उस पीरियड के दौरान जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस रही है, उसको किसने ऑब्जर्व किया और किसने इसको एग्जामिन किया है, उस रिस्पेक्टिव आरओ ने किया है, तो वो जो कंसर्न्ड आरओ हैं वो ही उसकी एसीआर इनिशिएट करेंगे। नंबर 1 चीज होगी। नंबर 2 इससे से रिलेटेड दूसरी चीज है कि व्हाट अबाउट द केस व्हेन देयर आर मोर देन 1 काउंटर साइनिंग ऑफिसर्स ड्यूरिंग अ कैलेंडर ईयर। इसके बारे में क्या इंस्ट्रक्शंस है? इसके बारे में बड़ी कंफ्यूजन और एम्बिग्विटी है जो प्रिवेलिंग प्रैक्टिस चल रही है। प्रिवेलिंग प्रैक्टिस में वो क्या करते हैं, और एम्प्लॉय बेचारा बड़ा परेशान होता है, वो कहते हैं कि जी डायरेक्टरेट ऑफिस में भी यही चल रहा है, डीपी ऑफिस में भी यही चल रहा है। वो कहते हैं कि जितने काउंटर साइनिंग ऑफिसर हैं वो सब अपने अपने वो सब जो है ना अपने अपने पीरियड की एसीआर जो है वो काउंटर साइन करेंगे। या अगर हमने ये सिनेरियो देखा कि फॉर एग्जांपल 2020 की एसीआर है और एक ही आरओ है, एक ही एसीआर है, तो अब उस अरसे के दौरान अगर सपोज 2 रहे हैं सीओ, तो कौन से वाले जो हैं सीओ वो अपना पीरियड काउंटर साइन, कौन से वाले सीओ के उसके ऊपर सिग्नेचर्स आएंगे? तो जी इसका आंसर ये है कि हर सीओ जो है, प्रिवेलिंग प्रैक्टिस हमारी क्या है कि उसमें वो ये कहते हैं कि हर तमाम सीओ के साइन होंगे, जितने भी सीओ हैं सब साइन होंगे। फॉर एग्जांपल आपसे शेयर करती हूँ, अभी बल्कि हमारी भी ट्रेनिंग हुई जनवरी फरवरी में 19 to 20 की केसेस हमारे पाइपलाइन में, तो कुछ ऐसी हमारे साथ कुछ खवातीन भी थी जो एज प्रिंसिपल काम कर रही थी, तो उनकी जो 2020 की एसीआर थी वो रिस्पेक्टिव डायरेक्टर्स ने इनिशिएट की। अब काउंटर साइन होनी थी डीपीआई साहब से, तो 2020 में 2 डीपीआई कॉलेजेस रहे हमारे, चौधरी जहांगीर साहब रहे जनवरी से फरवरी अप्रैल तक, अप्रैल को 15 के मिड ऑफ अप्रैल में वो रिटायर हुए हैं। और उसके बाद हमारे डॉक्टर जो हैं आ गए हैं, डॉक्टर साहब हैं अभी जो, अभी मेरे जहन से नाम निकल, डॉक्टर साहब हैं हमारे आजकल। तो अब क्वेश्चन ये था कि जी एसीआर जो है उसके काउंटर सिग्नेचर किसने करनी है? डॉक्टर आशिक हुसैन साहब हैं। तो उन्होंने वो सेक्शन जो ब्रांच वाले थे, उन्होंने उनको जो खवातीन थी उनको कहा कि जी डॉक्टर आशिक हुसैन साहब ने तो काउंटर सिग्नेचर कर दिए, अब जहांगीर साहब अभी नहीं आए, जब वो आएंगे तो फिर वो काउंटर साइन करेंगे, बिकॉज जहांगीर साहब जो है रिटायर हो चुके हैं, लाहौर में वो सेटल भी नहीं है, वो जंग में रहते हैं, तो उनका आना जाना भी कम रहता है, उस वजह से काफी अरसा उनके केस जो है वो लटका रहा बीच में ही, वो वर्किंग पेपर भी ना बन सका ड्यू टू नॉन काउंटर सिग्नेचर ऑफ द एसीआर। वो फिर जब पता चला, उनको बताया, मैंने भी थोड़ा सा उसको देखा, तो उनको थोड़ा सा गाइड किया कि जरूरत नहीं है जहांगीर साहब के काउंटर सिग्नेचर की, बिकॉज जो मैक्सिमम पीरियड है वो डॉक्टर आशिक हुसैन साहब का है, तो बस सर ने साइन कर दिए हैं तो एसीआर कंप्लीट हो गई है, और रूल्स में ये लिखा हुआ है, ये फेवर प्रोविजन दी गई है एम्प्लॉय को, तो इसलिए अब इसको फर्दर जो है वो डिले करने की और इस दूसरे सिग्नेचर्स की जरूरत नहीं है। तो आपके साथ भी इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर आपके भी साथ कोई ऐसा मसला है कि काउंटर सिग्नेचर ऑफिसर जो है उसका पीरियड 2 काउंटर सिग्नेचर ऑफिसर हैं, तो वो काउंटर सिग्नेचर ऑफिसर जिसका मैक्सिमम पीरियड है बस सिर्फ वो काउंटर साइन कर दे, आपकी एसीआर जो है वो कंप्लीट हो जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं हम इंस्ट्रक्शंस फॉर रिपोर्टिंग ऑफिसर फॉर राइटिंग पीईआरस। ये आपसे थोड़ा सा बस मैं डिस्कस करूंगी क्योंकि आपसे रिलेट नहीं करता, ये हम ज्यादा जो 1-2 स्लाइड्स हैं ये जब आरओज जिन्होंने एसीआर लिखनी होती है उनके साथ ज्यादा डिस्कस करते हैं कि जब आपकी एसीआर लिखी जाती है तो 3 चीजें जो हैं जिनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है वो कौन कौन सी चीजें हैं? असेसमेंट है आपकी ओवरऑल, जिसमें आपका कंडक्ट ऑफ वर्क है, आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क है, आपकी इंटेग्रिटी है। वैसे तो ये तीनों की तीनों चीजें सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी जगह पे भी, और किसी चीज को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है अबव ऑल, जो सुप्रीम है, दैट इज द इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट ऑफ कैरेक्टर ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। और इंटेग्रिटी जी होती क्या है? इंटेग्रिटी जो है वो ऑनेस्टी है, इनकरप्टेबिलिटी है, ठीक है। इंटेग्रिटी को किस तरह से हम डिफाइन करते हैं? इंटेग्रिटी एक बड़ी वास्ट टर्म है,
इंटेग्रिटी सिर्फ एम्प्लॉय की इंटेग्रिटी नहीं है। एम्प्लॉय इंटेग्रिटी जो है, हम कहते हैं कि जी एन ऑफिसर इज रीजनेबली बिलीव टू बी करप्ट, कि कैसे हम उसके करप्शन के बारे में कह सकते हैं, इफ ही हैज जनरल और परसिस्टेंट रेपुटेशन ऑफ बीइंग करप्ट, अगर कोई इसकी ऐसी इस किस्म की कोई रेपुटेशन है। उसके अलावा सिर्फ सिर्फ एम्प्लॉय खुद नहीं, बल्कि एम्प्लॉय के जो डिपेंडेंट्स हैं, एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो आपको पता है, आप हर साल 2014 से ऑनवर्ड्स एफपीआर ने अपना फॉर्म निकाल दिया है, ये जो है जिसमें आप एसेट्स शो करते हैं, और उसके अंदर आपको पता है पहले दो डिफरेंट फॉर्म थे, 114 का 116 था, डिक्लेरेशन ऑफ इनकम थी, और साथ आप वेल्थ स्टेटमेंट करते थे, ठीक है। अब तो वो उन्होंने दोनों मर्ज कर दिए, बड़ा सिंपलीफाई फॉर्म कर दिया है, और उसी के अंदर वेल्थ स्टेटमेंट ऐड कर दी। उससे पहले ये होता था कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, कंडक्ट रूल्स भी शायद आपने मेरा ख्याल है पढ़े हैं, तो उसमें ये था कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो हर साल अपने एसेट्स डिक्लेयर करता था, और सिर्फ अपने नहीं, अपने और अपने डिपेंडेंट्स के। डिपेंडेंट से क्या मुराद हो सकती है? डिपेंडेंट से उसका उसका या उसकी स्पाउस, उसके डिपेंडेंट बच्चे जो उस पर डिपेंड कर रहे हैं अनमैरिड। इसके अलावा डिपेंडेंट से मुराद उसके बहन भाई जो कि अनमैरिड हैं, जो उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो इसमें फिर हम ये भी कहते हैं, अभी भी आपको पता है 2-3 माह पहले जून में भी एक दोबारा एसएनजेडी ने परफॉर्मा भेजा, और उस पर बड़ा स्ट्रिक्ट डेडलाइन थी, इन डुप्लीकेट उसको फिल किया, तकरीबन 4-5 सफ़ों का फॉर्म था, उसमें सारे एसेट्स और सारी इनकम और सारे एक्सपेंडिचर और सारा जो है अपना भी और अपने स्पाउस का भी और अपने बच्चों का भी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो आंसरेबल है, उसको एक सैलरी मिलती है, और अगर any of his dependents or any other person on his behalf, if he is in possession of property which is disproportionate to his sources of income, तो he is answerable। कि अगर कोई इसका डिपेंडेंट जो है या उसका कोई स्पाउस वगैरह उसके 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 अपने नाम पे नहीं है ऐसी कोई प्रॉपर्टी, मगर उसके डिपेंडेंट्स के नाम पे कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, उसकी सोर्सेज ऑफ इनकम में उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती, डिसप्रोपोर्शनेट है, या इफ ही हैज अज्यूम्ड अ स्टाइल ऑफ लिविंग बियॉन्ड हिज मींस, ये भी इंटेग्रिटी के अंदर आ रहा है कि उसका जो है उसका लिविंग स्टाइल इस किस्म का है जो कि बियॉन्ड हिज मींस है, तनख्वाह उसकी 50,000 है और उसका लिविंग स्टाइल जो है वो बिल्कुल शाहाना है। तो ये आरओ का काम होता है, उनको बताया जाता है, समझाया जाता है कि उन्होंने सारी चीजें जो हैं वो देखनी होती हैं, ऑब्जर्व करनी होती हैं, पूरा साल 12 महीने का पीरियड होता है उनके पास। तो ये सारी चीजें जो है इंटेग्रिटी से रिलेटेड हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट है। इन सब चीजों के बारे में आरओ ने लिखना होता है, और आरओ को जो है ये काम बताया जाता है कि उसने जो भी ओपिनियन जो है वो कायम करना है, इट शुड बी असेस्ड विदाउट एनी फियर फेवर, किसी दबाव में आए बगैर, किसी फेवर, कोई फेवर नहीं देनी, किसी दबाव में नहीं आना। और फिर जो है उसने इंटेग्रिटी का जो कॉलम है, ये हमारा जो एसीआर का पार्ट 5 का कॉलम है, उसमें सब सेक्शन बी है। अगर कभी आपने गौर किया हो, पार्ट 5 के अंदर हमारे 2 सब सेक्शन होते हैं, एक हमारा सब सेक्शन ए है जिसमें ओवरऑल ग्रेडिंग आती है, और एक हमारा सबसेक्शन बी है जो इंटेग्रिटी है। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद एडवर्स, आज हमारा दूसरा टॉपिक इसके साथ एडवर्स रिमार्क्स का भी होगा, कि एडवर्स रिमार्क्स सिर्फ ओवरऑल ग्रेडिंग में अगर किसी के अनसेटिस्फैक्ट्री हैं तो वो एडवर्स रिमार्क्स हैं, ऐसी बात नहीं है। आज मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगी कि एसीआर में कहाँ कहाँ पे किस किस जगह पे एडवर्स रिमार्क्स हो सकते हैं और किसका क्या क्या इम्पैक्ट है, और अगर काउंटर साइनिंग ऑफिसर उसको एंडोर्स कर देता है, अपना व्यू पॉइंट चेंज नहीं करता, तो इसका मतलब है कि वो एडवर्स रिमार्क्स फाइनलाइज हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे एक चीज ये भी देख लें, दो यहाँ पे आपको ओपिनियन मिलते हैं, एक आरओ का मिलता है, एक सीओ का मिलता है। अब जो ऑफिसर हायर इन रैंक है वो कौन है? वो है सीओ। अगर एक आरओ आपकी एसीआर जो है वो वेरी गुड लिखता है, वेरी गुड में इनिशिएट करता है ओवरऑल ग्रेडिंग में, जबकि सीओ जो है वो सेटिस्फैक्ट्री में इनिशियल करता है, तो किसका डिसीजन समझा जाएगा, और एसीआर की फाइनल ग्रेडिंग क्या कंसिडर होगी? फाइनल ग्रेडिंग वही कंसिडर होगी जो ऑफिसर इन हायर रैंक ने की है। ऑफिसर इन हायर रैंक काउंटर साइनिंग ऑफिसर, सो काउंटर साइनिंग ऑफिसर ने अगर सेटिस्फैक्ट्री किया है तो इट इज सेटिस्फैक्ट्री, अगर उसने अनसेटिस्फैक्ट्री की है तो अनसेटिस्फैक्ट्री है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आरओ ने क्या किया था। और अगर आपको याद हो, आपके साथ मैंने प्रमोशन पॉलिसी 2010 भी डिस्कस की थी, तो मैंने आपको बताया था कि वेरी गुड के मार्क्स जो होते हैं वो 8 होते हैं, सेटिस्फैक्ट्री के मार्क्स जो हैं वो 7 है, और अनसेटिस्फैक्ट्री इज 0। सो अनसेटिस्फैक्ट्री मींस एडवर्स रिमार्क्स, बिलो एवरेज रिमार्क्स। आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि जो पुरानी एसीआर थी उनमें जो बिलो एवरेज था वो 1 था, और पुअर जो था वो 0 था। सो यहाँ पे पुअर क्या है? अनसेटिस्फैक्ट्री है। सो दिस इज एडवर्स।
इसी तरह से पार्ट बी में आप देखें, इंटेग्रिटी का आपको नजर आता है। इंटेग्रिटी में अगेन जो है वो 3 चीजें आती हैं। एक ऑनेस्ट है, कि एम्प्लॉय ऑनेस्ट है। करप्ट है, करप्ट की मैंने आपको अभी डेफिनेशंस बताई हैं, ठीक है, कि अगर उसके डिपेंडेंट्स के नाम, करप्ट मींस इट में बी फाइनेंशियली करप्ट हो सकता है, मॉरली करप्ट हो सकता है, उसके कोई डिपेंडेंट्स के कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो डिस्प्रोपोर्शनेट है टू सोर्सेज ऑफ इनकम, या इफ ही हैज अज्यूम्ड अ स्टाइल ऑफ लिविंग व्हिच इज बियॉन्ड हिज मींस। तो ये सारी चीजें जो है वो इसके करप्ट में आ रही हैं, या रिपोर्टेड टू बी करप्ट है, कोई ऐसी आपको रिपोर्ट्स मिल रही हैं। सो अगर यहाँ पे इंटेग्रिटी वाले कॉलम में आरओ या सीओ करप्ट या रिपोर्टेड टू बी करप्ट में इनिशियल कर देता है, तो अगेन द एसीआर इज एडवर्स, ठीक है। सो ये आपके साथ जो चीजें रिलेट कर रही हैं, मैं आपके साथ सिर्फ उस हद तक डिस्कस कर रही हूँ। ये जो आपकी एसीआर है, मैंने आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट किस लिए है, कि प्रमोशन टू हायर ग्रेड्स आपकी एसीआर की ग्रेडिंग के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, स्पेशली प्रमोशन पॉलिसी 2010 के आने के बाद और एसीआर की क्वांटिफिकेशन होने के बाद। आपको मैंने बताया था एफिशिएंसी इंडेक्स एक पैरामीटर बना दिया गया है। आपने 18 से 19 में इंशाल्लाह होपफुली आप लोग प्रमोट होंगे। सॉरी आप जहाँ जी 18 से 19 में, तो 18 से 19 के लिए मैंने आपको बताया था आपके लिए एफिशिएंसी इंडेक्स जो 60 मार्क्स हैं, और उन 60 मार्क्स की अगर फर्दर बाइफर्केशन की जाए तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था 70% मार्क्स आपकी की वेटेज जो है वो आपकी एसीआरस की है, 15% मार्क्स की वेटेज आपकी ट्रेनिंग की है, और जो रिमेनिंग 15% मार्क्स हैं उनकी वेटेज वो जो मेंबर्स बैठे होते हैं पीपीएससी के उनके पास होती है। इसी तरह से डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स के ऊपर, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के ऊपर अगर आपकी अपॉइंटमेंट्स होनी है तो उसके लिए भी जो आपकी सूटेबिलिटी जज की जाती है, जो 70% आपको मार्क्स दिए जाते हैं, वो भी आपकी एसीआरसी क्वांटिफिकेशन के ऊपर दिए जाते हैं, ठीक है। तो आरओज जो है, जो एसीआरस लिखते हैं, आरओज जो एसीआरस इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक नहीं होते, एस्टा कोड में बाकायदा लिखा है कि अगर उसमें कोई हार्मोनाइज नहीं है, अगर वो एसीआरस में एडवर्स से मार्क्स लिखता है आरओ, तो उसके लिए बहुत जरूरी है आरओ जो है उसके पास अगर हम एसीआर फॉर्म को कभी आपने गौर से देखा हो, तो जो पार्ट पार्ट 1 तो आपने जो है उसको फिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 से फिर आरओ का काम शुरू हो जाता है, उसने एसीआर को देखना होता है। परफॉर्मेंस असेसमेंट आपने लिखा कि आपने ड्यूटीज परफॉर्म की हैं, तो वो बताता है कि वेदर ही रिमेन इफेक्टिव इन द परफॉर्मेंस ऑफ द मेन ड्यूटीज, उस पे वो कमेंट करता है। फिर अगर आप कहते हैं कि आपने अपने टारगेट्स अचीव किए हैं, तो फिर उससे पूछा जाता है कि क्या ऑफिसर ने करेक्टली रिफ्लेक्ट किए हैं कि उसने टारगेट्स अचीव किए हैं, और अगर नहीं किए तो प्लीज स्पेसिफाई, उसको स्पेसिफाई करता है। और फिर ये कि अगर वो फेलियर है उसका इन अचीविंग द टारगेट्स, तो व्हाट इज द रीजन, स्पेसिफाई। क्या वो आपको आपकी फेवर में लिखता है कि सर्कमस्टांसेस वर बियॉन्ड द कंट्रोल, ऐसा कुछ स्टफ था या जो भी था, कोरोना था, क्लासेस फिजिकली नहीं हो सकी या जो भी था, और ये कि आपको आपकी अगर जो है परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए व्हाट कैन बी मेड टू मेक यू मोर सक्सेसफुल, मोर व्हाट कैन बी मेड टू मेक योर कॉन्ट्रीब्यूशंस मोर मीनिंगफुल। ट्रेनिंग्स वगैरह ही जाहिर है इसमें हो सकती हैं जो उसके बारे में लिखता है। पार्ट 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है। पार्ट 3 में और साथ ही इसके मैं आपको ये भी चीज बता देती हूँ एडवर्स रिमार्क्स कहाँ कहाँ पे होते हैं। पार्ट 3 में फिर आ जाते हैं इसमें रेटिंग्स हैं, ठीक है, और 6 कॉलम्स इसके अंदर होते हैं। जो पुराना एसीआर फॉर्म था उसमें तो 3 पार्ट्स थे, पार्ट 3 था, पार्ट 4 था, पार्ट 5 था। लेकिन अब जो मौजूदा हमारा एसीआर उसमें पार्ट 4 पार्ट 5 उन्होंने खत्म कर दिया है, और पार्ट 4 को उन्होंने पेन पिक्चर का नाम दे दिया, पार्ट 5 ओवरऑल ग्रेडिंग कर दी है। तो इसमें पार्ट 3 के अंदर सिर्फ 6 कॉलम्स आ जाते हैं। 6 कॉलम्स जो हैं वो डिफरेंट उसके पैरामीटर्स हैं जजमेंट के लिए, जैसे उसके नॉलेज ऑफ लॉज रूल्स कैसे हैं एम्प्लॉय के, एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वेदर ही इज प्रिपेयर टू टेक ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके डिसीजन पावर कैसी है, लॉजिकल है, डिसाइसिव है, उसका बिहेवियर विद पब्लिक कैसा है, वेदर ही इज कर्टियस एंड हेल्पफुल, और क्या सुपरविजन और गाइडेंस, क्या वो इफेक्टिवली रिसोर्सेज को यूज करता है फॉर ऑर्गेनाइजेशन, और ही लैक्स द कंट्रोल एंड ही इज इनइफेक्टिव। तो ये सारी चीजें होती हैं। इसमें आगे से फिर 3 चीजें आ जाती हैं, ए बी सी। अच्छा, अब ए बी सी कभी मेरा ख्याल है आपने गौर नहीं किया होगा। ए मीन्स वेरी गुड, क्योंकि हम ओवरऑल ग्रेडिंग में आपको मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ कि ओवरऑल ग्रेडिंग में ए बी सी जो है वो 3 ग्रेड्स हैं, हर एक के मार्क्स हैं। ए मीन्स वेरी गुड मीन्स 8 मार्क्स, बी मीन्स satisfactory, satisfactory means 7 marks, और C means unsatisfactory and C means 0, C means poor। तो ये जो पार्ट 3 के अंदर अगर RO किसी भी कॉलम में C में इनिशियल कर दे, अगर C में इनिशियल कर दे, इसका मतलब ये है कि वो
ACR एडवर्स है। सो पार्ट 3 में भी, क्योंकि C तो अनसेटिस्फैक्ट्री हो गया ना, C 0 है, तो इसका मतलब है अगर किसी की ACR में पार्ट 3 में अगर C में साइन है तो वो भी एडवर्स है, अगर उसकी ओवरऑल ग्रेडिंग में अनसेटिस्फैक्ट्री में साइन है तो वो भी एडवर्स है, अगर इंटेग्रिटी में करप्ट या रिपोर्टेड टू बी करप्ट में साइन है तो वो भी एडवर्स है। और फिर इसी तरह से पार्ट 4 के अंदर जो पेन पिक्चर है, उसमें अगर पेन पिक्चर में पूरी चीजें एम्प्लॉय से रिलेटेड, उसके कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, वीक पॉइंट्स हैं, वेदर इज फिट फॉर प्रमोशन, वेदर ही इज यूजफुल फॉर फर्दर रिटेंशन इन द सर्विस, उसी को एनालिटिकल एबिलिटीज हैं तो उनको डिस्कस किया जाए, वेदर फ्यूचर फर्दर ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीजिंग इज एफिशिएंसी वगैरह वगैरह, ये सारी बातें इसके बारे में यहाँ पे पेन पिक्चर के अंदर लिखी जाए। और इसके साथ ही पेन पिक्चर के साथ एक लाजमी मलजूम चीज है पार्ट बी के अंदर, दैट इज द काउंसलिंग। अगर कोई ACR एडवर्स होगी, लिखी जाएगी, RO ने लिखी है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि वेदर द ऑफिसर was advised by the RO to improve his performance during the period under report। अगर उसने पूरे 12 महीने थे, अगर वो परफॉर्मेंस अपनी ड्यूटी, अगर ऑफिसर अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा था, उसके रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे, वो टाइम पे नहीं आता था, क्लासेस नहीं लेता था, इफ ही वाज रिलक्टेंट इन टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो क्या उसको आपने बुला के समझाया, काउंसलिंग की? आपके घर में अगर कोई बच्चा आपकी बात नहीं मानता, आप उसको पहले बुला के समझाते हैं, 1 दफा 2 दफा 3 दफा, उसके बाद उसको पनिश करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है काउंसलिंग में, यही आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर उसने काउंसलिंग नहीं की तो वो ACR में एडवर्स रिमार्क्स नहीं लिख सकता। अगर वो लिखेगा तो ऐसी ACR जो है वो दैट शुड बी रिटर्न टू द RO फॉर रिवीजन, क्योंकि जब एडवर्स रिमार्क्स की रिप्रेजेंटेशन होगी तो उस टाइम पे वो उसको अपने रिमार्क्स को जस्टिफाई नहीं कर सकता। RO जो भी रिमार्क्स लिखेगा ACR में किसी भी कॉलम में, चाहे वो पार्ट 3 में है या पार्ट 4 में है या वो पार्ट 5 में लिख रहा है, he should be in a position to justify his remarks or views if he is called upon। यानी कि अगर उसने एडवर्स रिमार्क्स लिखे हैं तो कल को जब रिप्रेजेंटेशन करेगा एम्प्लॉई, तो उससे भी उसके रिमार्क्स लिए जाएंगे एट दैट टाइम, वेदर ही इज इन अ पोजीशन टू जस्टिफाई हिज रिमार्क्स। क्या उसके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं? तो वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या है? काउंसलिंग। तो अगर आपके पास 12 महीने एम्प्लॉई ने काम नहीं, वो सही काम नहीं कर रहा था, तो ये RO की ड्यूटी थी कि उसको कॉल करके उसको पहले 1 दफा 2 दफा 3 दफा प्यार से आराम से अकेले में समझाता, वर्बल काउंसलिंग करता। और अगर इफ ही फेल्ड अगेन फेल्ड टू मेंड हिज बिहेवियर, तो उस सूरत में फिर उसको रिटर्न एक्सप्लेनेशन लेटर्स इशू करने चाहिए थे, अंडर नंबर, अंडर रजिस्टर्ड कवर, ठीक है, नंबर एंड डेट लगा के एक लेटर एक्सप्लेनेशन, उसका रिमाइंडर 1 रिमाइंडर 2 वो इशू करके उसको रिसीव कराने थे और उसकी ऑफिस कॉपी उसकी पर्सनल फाइल में लगा देनी। और अगर RO ने ऐसा कर दिया है, 1 2 3 लेटर्स उसने लगा दिए हैं उसकी फाइल में, और उसको वर्बल काउंसलिंग भी की है, रिटर्न एक्सप्लेनेशन लेटर्स भी इशू किए हैं, उसका सारे जो डिफेक्ट्स हैं वो उसको पॉइंट आउट किए हैं, इवन देन द एम्प्लॉय फेल्स टू मेंड हिज बिहेवियर, हालांकि ऐसा होता नहीं है, अमूमन लोग समझ जाते हैं, तो फिर उस सूरत में वो नाउ ही इज जस्टिफाइड, नाउ ही कैन रिफ्लेक्ट एडवर्स रिमार्क्स इन हिज ACR बाय द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर। ठीक है, तो काउंसलिंग बड़ी जरूरी है जी। काउंसलिंग अगर RO करता है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा कि उसने कब कब बुला के समझाया, बताया, और जो लेटर्स इशू किए उनके नंबर डेट भी लगा देगा, ठीक है, और कॉपी चाहे तो कॉपीज भी इनक्लोज कर सकता है, और उसके बाद फिर वो उसकी पेन पिक्चर में रिफ्लेक्ट करेगा। तो जो जो ACRs इन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक नहीं लिखी जाती, वो ACRs अगर अथॉरिटी चाहे तो RO को वापस भिजवा दी जाती हैं फॉर फर्दर रिव्यू। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद है काउंटर सिग्नेचर ऑफ ACR बाय द रिटायर्ड ऑफिसर। रिटायर्ड वो ऑफिसर्स जो रिटायरमेंट पे जा रहे होते हैं, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम एक्चुअल में फेस करना पड़ता है। प्रिवेलिंग प्रैक्टिस ये है, अब पता है एक एम्प्लॉय को ACR ट्रांसफर्स तो समटाइम्स अचानक हो जाती है, पता नहीं चलता, मगर रिटायरमेंट का सब ऑफिसर्स को पता है कि एक फिक्स डेट है, टाइम है, जिस डेट पॉइंट इन टाइम उस बंदे ने रिटायर होना है। उसका काम है महीना 2 महीने पहले अपने तमाम सबऑर्डिनेट्स को बाउंड कर दे लेटर, इन ब्लैक एंड व्हाइट लेटर में ऑफिस ऑर्डर इशू करके कि सब के सब ACR फॉर्म्स उसको फिल करके जमा करा दें, ताकि वो रिटायरमेंट से पहले, अब अगेन 31 दिसंबर तक वेट करने की जरूरत नहीं, तो रिटायर होने से पहले वो अपने पीरियड की ACRs इनिशिएट करके जाएगा। बिफोर रिलिंक्विशिंग द चार्ज ही शुड इनिशिएट और काउंटरसाइन ऑल द ACRs ऑफ हिज सबऑर्डिनेट स्टाफ बिफोर द रिटायरमेंट। मैंने इसी तरह से एक दिन ट्रेनिंग कराते हुए मेरे साथ एक पार्टिसिपेंट्स ने शेयर किया, कुछ अर्सा पहले, अभी आजकल तो नहीं लेकिन कुछ अर्सा पहले, एक जैसे जब रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं तो आपको पेंशन पेपर्स प्रिपेयर करते हैं, तो बहुत सारे उन्होंने एफिडेविट स्टैम्प पेपर्स पे बनाते हैं और साथ लगाते हैं, नो इंक्वायरी, नो डिमांड होता है, नो ऑडिट पैरा होता है, फिर नो अकोमोडेशन रेजिडेंस होती है, इस किस्म के
तो एक सर्टिफिकेट पहले देते होते थे जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं कि दे हैव इनिशिएटेड, इट इज सर्टिफाइड दैट आई हैव इनिशिएटेड ऑल द एसीआर्स ऑफ माय सबऑर्डिनेट्स, या आई हैव काउंटरसाइंड, जो भी उसकी कैपेसिटी थी, वो एक सर्टिफिकेट भी देते होते थे। वो एक अच्छी प्रैक्टिस थी जो कि अब खत्म हो गई। तो ये मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने भी शेयर किया कि ये दोबारा होनी चाहिए। मैंने कहा जी बिल्कुल, जो है मैंने एएस साहब से भी बात की है, और कोई ऐसा मौका टाइम हमें मिला, जैसे हमें रिसोर्स पर्सन की कोई मीटिंग ऐसी सेक्टर साहब के साथ हुई, तो हम बिल्कुल उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे, उनको भी, डीपीएस साहब को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप काइंडली ये दोबारा से प्रैक्टिस शुरू करें, और ये जो रिटायरिंग ऑफिसर्स हैं इन सबको बाउंड कर दें कि ये एक सर्टिफिकेट एफिडेविट स्टैम्प पेपर के ऊपर दें, इन्होंने अपने तमाम एम्प्लॉयज के एसीआर इनिशिएट या काउंटर साइन कर दी। क्योंकि हमें पता है कि बाद में इनके जाने के बाद फिर ये बात नहीं सुनते, और ये बिल्कुल बात नहीं मानते, और इनके वेयर अबाउट्स भी पता नहीं होते, तो इस एम्प्लॉय पीछे से बेचारा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करता है। ठीक है, सो इसलिए ये जो है ये हमारी कोशिश है, और हम ये बिल्कुल हायर अथॉरिटीज के नोटिस में भी लाएंगे कि एसीआर जो हैं रिटायर्ड ऑफिसर्स को बाउंड किया जाए कि वो अपनी एसीआर इनिशिएट कर दी जाए। अच्छा, अब प्रैक्टिस क्या है कि वो एसीआर इनिशिएट नहीं करते डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट, तो उसके लिए फिर क्या क्या फेवर जो है वो एम्प्लॉय को दी जा सकती है। पहली तो बात ये है कि वर्स कम वर्स यही है कि फिर जो नेक्स्ट ऑफिसर हायर इन ग्रेड है, ही शुड बी डिप्यूटेड इन ब्लैक एंड व्हाइट टू इनिशिएट और काउंटर साइन दी रिपोर्ट्स। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि काउंटर सिग्नेचर की हद तक तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि काउंटर सिग्नेचर में तो मैंने आपको बताया कि 99% केसेस में आरओ जो सीओ हैं वो वही जो जो डिसीजन और जो ग्रेडिंग आरओ ने दी होती है उसी को अपहोल्ड कर देते हैं, एंडोर्स कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इनिशिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है कि अगर ऑफिसर हायर इन ग्रेड है, वो जानता ही नहीं है एम्प्लॉय को, उसने सर काम नहीं किया, उसकी परफॉर्मेंस नहीं देखी, तो उसके लिए फिर एसीआर इनिशिएट करना मुश्किल हो जाता है। इस सूरत में फिर ये करते हैं कॉलेजेस के लेवल तक कि जो, जैसे प्रिंसिपल साहब रिटायर हो गए हैं, तो उसी कॉलेज के जो वाइस प्रिंसिपल होते हैं उनको फिर जो है रिटर्न ऑर्डर इशू करके तो उनको डिप्यूट कर दिया जाता है, वो कॉलेज के जो जितना भी टीचिंग स्टाफ है उनकी एसीआर इनिशिएट कर देते हैं। अब अगर एक लास्ट सिनेरियो है कि वर्स कम वर्स अगर बिल्कुल भी कोई एसीआर इनिशिएट नहीं हो सकती, कोई वाइस प्रिंसिपल वाला सिनेरियो भी नहीं है, कोई और ही कोई डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस सूरत में फिर एक सूटेबल नोट भी लिखा जा सकता है। सूटेबल नोट यही होता है कि वेयर अबाउट्स ऑफ द आरओ या सीओ आर नॉट नोन, ठीक है, हेंस द एसीआर कैन नॉट बी इनिशिएटेड, इस तरह का नोट जो है वो डाल दिया जाता है। फिर एक और सिनेरियो यहाँ पे ये है कि अगर जो आरओ है या सीओ है उसके ऊपर खुदा ना खास्ता पीदा लग गया और उसको मेजर पेनल्टी दे दी गई, मेजर पेनल्टी मींस कंपल्सरी रिटायर कर दिया है उसको, ठीक है, या उसका रिमूवल फ्रॉम सर्विस हो गया है, उसका डिसमिसल फ्रॉम सर्विस हो गया है, तो क्या वो जो पुराना पीरियड था अपने एम्प्लॉयज की एसीआर इनिशिएट या काउंटर साइन करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा, नहीं कर सकता, बार है, वो तो खुद सजा याफ्ता है, उसको सजा मिल चुकी है। तो ऐसे आरओ या सीओ के ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है कि वो अपने एम्प्लॉयज की एसीआर इनिशिएट या काउंटर साइन नहीं कर सकता। अब इसका सेकंड पार्ट है एडवर्स रिमार्क्स इन पीईआर। एडवर्स रिमार्क्स क्या क्या होते हैं मैंने आपको एसीआर में से बता दिया था, पार्ट 3 में भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल कॉलम्स में, पार्ट 4 में पेन पिक्चर में हो सकते हैं, पार्ट 5 में ओवरऑल ग्रेडिंग में भी हो सकते हैं, और जो उसके बाद इंटेग्रिटी है पार्ट बी उसमें भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ये चीज जरूर देख लीजिएगा कि जो फाइनल डिसीजन होता है वो सीओ के रिमार्क्स होते हैं। अगर आरओ ने एडवर्स रिमार्क्स लिखे हैं और सीओ उसके साथ एग्री नहीं कर रहा, आरओ ने अनसेटिस्फैक्ट्री में साइन किया और सीओ ने अनसेटिस्फैक्ट्री में नहीं काउंटर साइन किया, उसने सेटिस्फैक्ट्री में कर दिया, इसका मतलब है दिस एसीआर इज नाउ नो मोर एडवर्स। हाउएवर अगर सीओ ने भी अनसेटिस्फैक्ट्री में कर दिया तो इसका मतलब है ये एडवर्स है। इसी तरह से पार्ट 3 में जो मैंने आपको इंडिविजुअल कॉलम ए बी सी बताए थे, वहां पे अगर किसी कॉलम में सी में उसने काउंटर साइन कर दिया है, इनिशियल कर दिए हैं आरओ ने, तो अब जो सीओ है अगर तो वो उसको काट के, वो चाहे तो उसको क्रॉस करके रेड पेन से वो उसको ए या बी में इनिशियल कर सकता है, इसका मतलब है अब एसीआर एडवर्स नहीं है। लेकिन अगर वो उसको नहीं छेड़ता, उसको वैसे ही रहने देता है, इसका मतलब है ये एसीआर एडवर्स। तो ये एसीआर एडवर्स होगी। इसके अलावा और क्या चीजें हैं जो कि एडवर्स में गिनी जाती हैं? आपकी जो ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेनिंग के एंड में पोस्ट ट्रेनिंग टेस्ट होता है, आपका एग्जाम होता है, उसको पास करना आप सबके लिए मैंडेटरी है, क्योंकि इस ट्रेनिंग के मार्क्स हैं, 15% मार्क्स हैं इसके, ठीक है, आपकी वो उसके अंदर क्वांटिफिकेशन में ये मार्क्स लगाए जाएंगे। और इस ट्रेनिंग में आपके लिए जरूरी है कि आपके मार्क्स जो हैं वो 48.5 से ऊपर हों, क्योंकि इसमें जो बी माइनस ग्रेड होता है दैट इज कंसिडर्ड एज एडवर्स, वो एडवर्स है। और वो जो बी माइनस ग्रेड है उसकी इसने एवरेज ली हुई है 46.50, 46 से लेके 50.99। तो अथॉरिटीज ये कहती हैं कि सेफ साइड ये होता है कि 50 प्लस मार्क्स,
तो 48.5 या 50 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 50+ मार्क्स होने चाहिए। ट्रेनिंग के जो मार्क्स हैं वो 50+ से अबव होने चाहिए, तो आप सेफ हैं। अदरवाइज अगर आपके 50 से कम मार्क्स हैं तो वो B- ग्रेड है, और ऐसे एम्प्लॉय की ACR जो है वो ऐसे एम्प्लॉय की प्रमोशन नहीं होती, उसकी प्रमोशन जो है वो डेफर हो जाती है, और उसको दोबारा से ट्रेनिंग का वो एग्जाम पास करना होता है विद मार्क्स अबव B- ग्रेड, और फिर उसका ACR, उसका जो केस है वो दोबारा नए सिरे से कंसिडर होता है। सेकेंड चीज, एक थोड़ी और कंफ्यूजन थी एवरेज रिमार्क्स के हवाले से। किसी जमाने में ये कहा जाता था कि एवरेज रिमार्क्स जो हैं दे आर कंसिडर्ड एज एडवर्स रिमार्क्स, बट nowadays average remarks are not considered as adverse remarks, ठीक है, दे आर नॉट कंस्ट्रूड एज एडवर्स रिमार्क्स। अब तो जो नई आपका ACR का फॉर्म आया है उसमें तो एवरेज रिमार्क्स का कॉलम ही उन्होंने खत्म कर दिया। लेकिन अगर आप पिछला भी देखें फॉर्म, तो आपको याद होगा मैंने प्रमोशन पॉलिसी में आपको बताया था कि एवरेज रिमार्क्स के मार्क्स होते हैं 5, तो ये एडवर्स नहीं है। बिलो एवरेज के 1 थे और पुअर के मैंने आपको 0 बताए थे। हाउएवर इसमें एक और चीज ये है कि अगर किसी एम्प्लॉय की 2 साल की कंसेक्टिव ACR में एवरेज रिमार्क्स हों, तो फिर रूल ये कहते हैं कि सच रिमार्क्स शुड बी कम्युनिकेटेड टू द एम्प्लॉय एंड शुड बी एडवाइज टू इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस। यानी अगर एक एम्प्लॉय के 2 साल मुसलसल 2 सालों से एडवर्स रिमार्क्स आ रहे हैं तो उसको वो कन्वे कर देने चाहिए। एवरेज रिमार्क्स, सॉरी एडवर्स नहीं, एवरेज रिमार्क्स आ रहे हैं तो वो उसको कन्वे कर देने चाहिए, और उसको ये एडवाइस करना चाहिए कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे, ठीक है। और एडवर्स रिमार्क्स सिर्फ उस सूरत में RO रिकॉर्ड कर सकता है जब उसने एम्प्लॉय की काउंसलिंग की है, बट द एम्प्लॉय फेल टू इम्प्रूव हिमसेल्फ, ठीक है, सिर्फ उस सूरत में। अगर उसने काउंसलिंग नहीं की है तो एडवर्स रिमार्क्स भी रिकॉर्ड नहीं हो सकते, अगर होंगे तो वो एक्सपंज हो सकते हैं। अब एडवर्स रिमार्क्स, अब अगला सिनेरियो ये है कि अगर एडवर्स रिमार्क्स, मैंने आपको बता दिए 4-5 कैटेगरीज एडवर्स रिमार्क्स की, अगर एडवर्स रिमार्क्स किसी की ACR में आ गए हैं तो किसने कम्युनिकेट करने हैं? कम्युनिकेशन वो फाइनल अथॉरिटी करेगी जहां पे ACR कंप्लीट हुई थी जिस ऑफिस में। वो ऑफिस अगर हमारे यहाँ कौन सा है, डायरेक्टरेट का ऑफिस है, और बाकी ऑफिस में सेकंड काउंटर साइनिंग ऑफिसर का, क्योंकि जाहिर है वहां पे सेकंड काउंटर साइनिंग ऑफिसर फाइनल ऑफिसर हायर इन रैंक है, उसके जो वेटेज है वो फाइनल वेटेज है। तो हम अपने डिपार्टमेंट के हवाले से बात करते हैं कि हमारे यहाँ चूंकि जो रिकॉर्ड कीपिंग का ऑफिस है वो डायरेक्टरेट ऑफिस है, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उसने ये अथॉरिटी डायरेक्टरेट ऑफिस को दी हुई है। डायरेक्टरेट ऑफिस में हमने देखा था बाय द एंड ऑफ जनवरी ACR कंप्लीट हो गई थी। अगर डायरेक्टर साहब ACR जो प्रिंसिपल ने एडवर्स की है उसको वैसे ही उसके नेक्स्ट वाले कॉलम में इनिशिएट कर देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये ACR एडवर्स हो गई है और उन्होंने RO के कमेंट्स को एंडोर्स कर दिया है, ठीक है। और जहां जहां RO ने कोई एडवर्स रिमार्क्स दिए हुए हैं, चाहे वो पार्ट 3 में है, काउंसलिंग में है, ये उनकी ड्यूटी होती है उनकी, या वो जो कॉन्फिडेंशियल सेल का इंचार्ज है कि वो तमाम एडवर्स रिमार्क्स को रेड बॉल पॉइंट से अंडरलाइन कर देता है, ठीक है। अब ये ACR कंप्लीट होगी जी, बाय द एंड ऑफ जनवरी ACR कंप्लीट हो चुकी है। अब ACR के एडवर्स रिमार्क्स को कम्युनिकेट करना डायरेक्टरेट ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डायरेक्टरेट ऑफिस में जो कॉन्फिडेंशियल सेल ब्रांच का इंचार्ज होता है उसकी ये ड्यूटी है कि सब ACRs के कंप्लीट होने के बाद वो ऐसी तमाम ACRs को बीच में से सॉर्ट आउट करके अलहदा कर ले जिन जिन में एडवर्स रिमार्क्स हैं, ठीक है। और उसकी निशानी के लिए जो एडवर्स रिमार्क्स हैं उनको रेड बॉल पॉइंट से अंडरलाइन कर दिया जाता है ताकि उनको वो हाईलाइट हो सकें। फिर वो जो ACR होती है एडवर्स रिमार्क्स वाली, उस पूरी ACR की फोटोकॉपी कराई जाती है, ओरिजिनल कहीं पे रिकॉर्ड में मेंटेन की जाती है, और उसकी फोटोकॉपी करा के उसके ऊपर एक DO लेटर लगाया जाता है, और उसको अंडर रजिस्टर्ड कवर नंबर एंड डेट के साथ एम्प्लॉय को पोस्ट कर दिया जाता है, और एम्प्लॉय के साथ एक्नॉलेजमेंट लेटर भी भेजा जाता है। उसको ये एडवाइस किया जाता है कि वो इसको साइन करके वापस डिपार्टमेंट में भेजे और उसकी कॉपी उसकी फाइल के अंदर लगा दी जाती है। कितना टाइम पीरियड है एडवर्स रिमार्क्स कम्युनिकेशन का? 1 महीना। सो दिस मीन्स कि अगर हम आइडियली चलें, ACR कंप्लीट होगी विद इन द मंथ ऑफ जनवरी, तो इसका मतलब है कि 1 फरवरी का महीना जो है वो डायरेक्टरेट ऑफिस के पास है ऐसी तमाम ACRs जिनमें एडवर्स रिमार्क्स हैं, वो ऐसी तमाम ACRs को ऊपर कवरिंग लेटर लगा के और उसकी फोटोकॉपी करके वो जो रिस्पेक्टिव एम्प्लॉय है उसको रजिस्टर्ड कवर में भिजवा देते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्टरेट ऑफिस टाइमली ACRs को एडवर्स रिमार्क्स को कम्युनिकेट नहीं करता तो इसके ऊपर भी बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है, डिसिप्लिनरी एक्शन। अगर
डिपार्टमेंट चाहे, गवर्नमेंट चाहिए, सेक्रेटरी साहब चाहें, तो वो जो डिफॉल्टिंग अथॉरिटी है उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। मगर हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। बेचारा एम्प्लॉय 10-15 साल जब उसकी प्रमोशन की बारी आती है तो उस वक्त ये पता चलता है कि उसकी एसीआर में एडवर्स रिमार्क्स थे, और फिर वो बेचारा जो है वो अपनी एसीआर लेके तो भागा भागा फिरता है, आरओ भी नहीं मिलता, कहीं आरओ ट्रांसफर हो गया है, सीओ रिटायर हो गया है, और उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। इसके बारे में भी एक रूल मौजूद है, आगे नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपके साथ उसको शेयर कर देती हूँ, कि टाइमली कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर टाइमली कम्युनिकेट ना हुआ हो तो इसके ऊपर जो एम्प्लॉय है उसको, सबॉर्डिनेट को बाकायदा फेवरेबल रिस्पांस जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से मिल सकता है। और वो ये है कि इफ द एडवर्स रिमार्क्स आर नॉट कम्युनिकेटेड, अगर उसको कम्युनिकेट ही नहीं हुए, वो कहता है मुझे तो कम्युनिकेट नहीं हुए, और डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफिस बेशक कहे कि जी कम्युनिकेट किए हैं हमें, मगर उसकी एसीआर में ऐसा कोई रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है, उसके सीआर डोजियर के अंदर कोई ऑफिस कॉपी नहीं लगी हुई, वो भी कह रहा है कम्युनिकेट नहीं हुए, तो फिर रूल्स ये कहते हैं कि उसको फेवर देनी चाहिए, इस बेस के ऊपर उसका केस जो है रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, डेफर नहीं होना चाहिए। सच एडवर्स रिमार्क्स, खास तौर पे अगर वो बहुत पुराने भी हों, क्योंकि प्रमोशन केसेस जब कंसिडर होते हैं तो लास्ट 5 ईयर्स के एसीआर्स और लास्ट 3 ईयर्स के जो रिजल्ट्स होते हैं, दे आर ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस, उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो अगर वो कहीं कोई पुराने 10-15 साल पुराने रिजल्ट्स हैं जो कि टाइमली उसको कम्युनिकेट भी नहीं हुए, तो दे शुड बी, रूल्स कहते हैं दे शुड बी इग्नोर्ड फॉर द प्रमोशन, तो उनको इग्नोर किया जा सकता है, ठीक है। रूल 37 है जो एम्प्लॉय को ये डिस्पेंसेशन जो है वो दे रहा है और उसको ये फेवर मिल रही है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये कि ये चीजें तो मैंने आपको खैर बता दी हैं कि अगर डिफरेंट ओपिनियंस हैं डिपार्टमेंटल सुपीरियर्स के, तो जो हाईएस्ट ऑफिसर है उसके ही जो ओपिनियन है उसको उसको फाइनल वेटेज दी जाती है। और अगर अगर सीओ, अगर नहीं, मोस्टली केसेस में ये होता है सीओ कमेंट ही नहीं करता, सीओ डज नॉट कमेंट ऑन द रिमार्क्स ऑफ आरओ, लेकिन वो वहां पे इनिशियल कर देता है। इसका मतलब है कि जो आरओ ने अपने कमेंट्स वगैरह दिए हुए हैं वो उनके साथ एग्री कर गया है और उन्हीं को वो एंडोर्स कर रहा है, ठीक है। और आरओ जो है उसके लिए बार बार इसी के ऊपर स्ट्रेस दिया गया है कि अगर कोई डिफेक्ट्स थे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस से मुतालिक, तो वो सिविल सर्वेंट के नोटिस में लाने चाहिए थे पूरे 1 साल के दौरान। उनको कम्युनिकेट होना चाहिए था, उसको वर्बली काउंसलिंग करनी चाहिए थी, फिर उसको रिटर्न कम्युनिकेट करना हुआ चाहिए था, और हर दफा जब जब वो वर्बली काउंसलिंग करता या रिटर्न एक्सप्लेनेशन लेटर इशू करता, उसके बाद एम्प्लॉय को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना था, उसकी परफॉर्मेंस को केयरफुली वॉच करना था महीना 2 महीने, और देखना था कि क्या उसने अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया है या नहीं किया है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड नेक्स्ट साल आने से पहले वो ऑफिसर जो है इफ ही फेल टू मैंड हिज बिहेवियर, तो फिर आरओ उसकी एसीआर में वो एडवर्स मार्क्स रिफ्लेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर साल खत्म होने से पहले एम्प्लॉय ने, सबॉर्डिनेट ने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया है, प्रॉब्लम उसका रेक्टिफाई हो गया है, उसकी परफॉर्मेंस ठीक हो गई है, तो वो एडवर्स रिमार्क्स आरओ को उसमें रिफ्लेक्ट नहीं करने चाहिए। उसके बाद ये है जी कि अगर एक ऑफिसर, रूल्स तो यहाँ तक कहते हैं, समटाइम्स होता है आरओ भी बाइस्ड आ जा रहा है, ह्यूमन बीइंग है, उसका भी हो सकता है। अगर आरओ बाइस्ड हो गया है और उसने एडवर्स रिमार्क्स 1 साल के भी दिए हैं, अगले साल के दोबारा फिर एडवर्स रिमार्क्स दिए हैं, तो उस सूरत में गवर्नमेंट का ये काम है, डायरेक्टरेट ऑफिस का ये काम है कि ऐसी एसीआर्स और ऐसे एम्प्लॉइज जिनकी 2 साल की कंसेक्टिव एसीआर्स एडवर्स हों, ऐसे सबॉर्डिनेट्स की ट्रांसफर कर देनी चाहिए और उनको सेपरेट आरओ के अंडर प्लेस करना चाहिए, उनको सेपरेट दूसरे कॉलेज में दूसरे स्टेशन में पोस्ट आउट किया जाए और उनके तीसरे साल की एसीआर को चेक किया जाए, ठीक है। अगर उनकी तीसरे साल की एसीआर जो है वो ठीक आ गई है, सेटिस्फैक्ट्री है, इसका मतलब है प्रॉब्लम लाइज विद द आरओ। और अगर तीसरे साल की एसीआर भी एडवर्स है, इसका मतलब है कि सबॉर्डिनेट के अंदर ही डिफेक्ट है, ठीक है। अब रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट के हवाले से क्या इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसको, उसकी एसीआर में एडवर्स रिमार्क्स थे, तो क्या उनको कम्युनिकेट करने की जरूरत है या नहीं है। तो रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट के एडवर्स रिमार्क्स कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसकी रिटायरमेंट के बाद उसकी प्रमोशन नहीं हो सकती, ठीक है। रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स की सिर्फ जो प्रमोशन रिटायरमेंट के बाद होती है वो प्रोफॉर्मा प्रमोशन के केसेस होते हैं और उसको हम नोशनल प्रमोशन बोलते हैं, अदरवाइज रूटीन के प्रमोशन केसेस उनके नहीं होते, इसलिए उनकी एडवर्स रिमार्क्स हैं तो इग्नोर कर देने चाहिए, कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। हाउएवर इसी के साथ एक पॉइंट उन्होंने मजीद ऐड कर दिया है कि इफ द एडवर्स रिमार्क्स आर रिलेटेड टू हिज इंटेग्रिटी, यानी अगर वो आरओ किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के ऊपर रहा और वो एडवर्स रिमार्क्स कोई उसकी खुदा ना खास्ता फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट
कोई करप्शन से रिलेटेड हैं, तो दे शुड बी कम्युनिकेटेड, दे शुड बी कम्युनिकेटेड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। और आपने पीडा पढ़ा, आपको डेफिनेटली उसमें बताया गया होगा कि पीडा में रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट 1 साल के अंदर अंदर उसकी रिटायरमेंट के उसके ऊपर पीडा भी लगाया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए अगर 1 साल का पीरियड नहीं गुजरा और कोई ऐसे एडवर्स रिमार्क्स हैं, तो दे शुड बी कम्युनिकेटेड, और उसके ऊपर उसके उसके खिलाफ बाकायदा पीडा लगाया जाए, जो उसने वो इरेगुलर मनी जो है वो उससे रिफंड करवाई जाए, उसको सजा भी दी जाए। अच्छा जी, ये मैंने आपको बता दिया था कि एडवर्स रिमार्क्स जो कम्युनिकेट हो गए एम्प्लॉय को, 1 महीने का टाइम पीरियड दिया गया डायरेक्टरेट ऑफिस को, बाय द एंड ऑफ फरवरी एडवर्स रिमार्क्स कम्युनिकेट हो गए। अब वो लेटर जो है वो पहुंच चुका है सबऑर्डिनेट के पास, उसका ये काम है कि उसकी एक्नॉलेजमेंट साइन करके दोबारा वापस भिजवा दे, और उसके पास अब टाइम पीरियड है 1 मंथ। 1 मंथ कब से है? विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ लेटर, जिस डेट को उसको वो लेटर रिसीव हुआ उस तारीख से लेके 1 महीने का टाइम पीरियड है उसके पास अपनी रिप्रेजेंटेशन करने का। अगर वो महीना गुजर जाता है, वो नहीं करता, इसका मतलब है टाइम बार केस हो गया, अब वो ये रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकता। रिप्रेजेंटेशन उसने किसको करनी है? जो भी अथॉरिटी है, वो एक्सपंजिंग अथॉरिटी है। एसएनजीएडी ने तो बाकायदा आपने पूरे चार्ट में मैंने आपसे शुरू में शेयर किया था कि इनिशिएटिंग ऑफिसर भी, काउंटर साइनिंग ऑफिसर भी और एक्सपंजिंग ऑफिसर्स, एक्सपंजिंग अथॉरिटीज भी बाय डेजिग्नेशन उन्होंने ये चार्ट नोटिफाई किया हुआ है। एक्सपंजिंग अथॉरिटी हमेशा याद रखें कि हायर इन रैंक होती है टू द काउंटर साइनिंग ऑफिसर। कभी भी काउंटर साइनिंग ऑफिसर एक्सपंजिंग अथॉरिटी नहीं बन सकता, क्योंकि काउंटर साइनिंग ऑफिसर तो जाहिर है अगर एग्री कर गया है आरओ के रिमार्क्स के साथ, या ये भी हो सकता है कि एडवर्स रिमार्क्स काउंटर साइनिंग ऑफिसर नहीं दिए हों, तो इसलिए इन नो केस, इन नो वे कैन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडवर्स रिमार्क्स बी मेड टू द एक्सपंजिंग अथॉरिटी। सो एक्सपंजिंग अथॉरिटी जो है वो हमेशा ऑफिसर हायर इन रैंक होगी टू द सीओ, और हमारे यहाँ इस सिनेरियो में डीपीए साहब हैं नेक्स्ट टू डायरेक्टर साहब, तो डीपीए कॉलेजेस जो हैं वो एक्सपंजिंग अथॉरिटी होते हैं। अब एम्प्लॉय ने अपनी प्रेजेंटेशन करनी है, जो रिप्रेजेंटेशन की जाती है एनोटेटेड फॉर्म में करते हैं इसको, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये टेबुलर फॉर्म में आती है। सबसे पहले जैसे टेबल आप बनाते हैं, सीरियल नंबर 1 आपको पता है कि वो 1 2 3 4 हो जाता है। उसके बाद फिर सीरियल नंबर 2 में नेचर ऑफ एलिगेशन आ जाती है। 1 2 3 4 जितनी भी उसकी एलिगेशन होती हैं उसके अंदर, वो सारी की सारी इसमें 1 2 3 4 करके अलग-अलग रोज में लिख दी जाती हैं। कॉलम नंबर 3 जो है उसमें अब रिबट्टल आ जाता है एम्प्लॉय का। फॉर एग्जाम्पल कहता है ही डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन हिज ड्यूटीज, तो वो उसके बारे में जवाब देगा कि वो ड्यूटीज लेता था। ही डज नॉट टेक हिज क्लासेस रेगुलरली, तो बताएगा कि रेगुलरली लेता था, या जो भी रिजल्ट्स स्पीक हाई इन फेवर इन वॉल्यूम ऑफ हिज फेवर, जो भी था वो उसके बारे में अपनी जस्टिफिकेशन देगा। कोई रिजल्ट्स उसके बाद बोर्ड जो यूनिवर्सिटी है उसकी कॉपी लगा सकता है, जो उसके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ लगा सकता है, और अपनी सफाई में जो भी वो कहना चाहता है वो उसके बारे में कहेगा। फिर आ जाता है नेक्स्ट कॉलम नंबर 4। कॉलम नंबर 4 में जिसने एडवर्स रिमार्क्स दिए थे, आरओ है या सीओ है, उसके रिमार्क्स लिए जाते हैं, और उन्हें कहा जाता है कि दे शुड जस्टिफाई देयर एडवर्स रिमार्क्स। अब यहाँ पे बात आती है आरओ या सीओ पे। अगर आरओ ने काउंसलिंग नहीं की तो उसके एडवर्स रिमार्क्स की कोई वेटेज नहीं, ठीक है। तो आरओ ने अगर काउंसलिंग की हुई है तो फिर वो बताएगा कि वर्बली भी बुलाया फलां फलां दिन को, फिर रिटन एक्सप्लेनेशन ऑर्डर इशू किया वाइड लेटर नंबर सो डेटेड सो, और फिर कॉपीज इनक्लोज कर देगा, तो फिर वो तो जाहिर है फुली जस्टिफाइड है उसका केस। और हर हर जो जो उसने रिबटल दिया है उसके आगे रिमार्क्स आ जाएंगे आरओ के, ठीक है। और फिर फाइनल उसके ऊपर डिसीजन होता है एक्सपंजिंग अथॉरिटी का। एक्सपंजिंग अथॉरिटी उसके ऊपर क्या डिसीजन करती है। जो इस पे डायरेक्शंस है सबऑर्डिनेट के लिए कि जो उसने अपनी रिप्रेजेंटेशन बनानी होती है उसमें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है, ठीक है। और एहतियात की इसलिए भी जरूरत है कि सबऑर्डिनेट को सिर्फ एक मौका दिया जाता है अपनी सफाई में, ठीक है। उसको बार बार मौके, हमारे यहाँ तो कोर्ट्स में होता है ना, पहले सिविल कोर्ट में गए, वहां से अगर आपके केस फेवर में फैसला नहीं हुआ तो सेशन में चले गए, सेशन कोर्ट से नहीं हुआ तो आपको पता है ऊपर हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट फिर डीबी में, और फिर सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारे फोरम्स आपके पास अवेलेबल हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको एक ही मौका दिया जाता है सफाई का, ठीक है। उसके ऊपर जो भी डिसीजन होता है वो दैट वुड ऑब्टेन एब्सोल्यूट फाइनलिटी, ठीक है, वो फाइनल सूरत इख्तियार कर लेता है। तो इसलिए उसको बड़ी एहतियात से बड़ा टाइमली अपना केस बनाना है, अपनी रिप्रेजेंटेशन जो उसको बनानी है वो बड़ी ही सॉफ्ट माइल्ड और मॉडरेट वे में उसने अपनी प्रेजेंटेशन बनानी होती है। बड़ी ही डिग्निफाइड लैंग्वेज में, बड़े रिस्पेक्ट और प्राइड के साथ, ऑनर के साथ उसने लिखना है। उसके आरओ या सीईओ ने उसके बारे में जो कुछ मर्जी लिखा हुआ है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, ठीक है, उसने किसी किस्म की कोई एलिगेशन नहीं लगानी, ऐसी कोई एलिगेशन जो कि विच में अपसेट अदर पीपल और विच में इंटेंड टू हार्म हिज आरओ और सीईओ, ऐसी कोई बात उसने नहीं लिखनी, ठीक है। तो बड़ी उसकी सॉफ्ट, बड़ी रिस्पेक्टफुल फॉर्म में वे में उसने अपनी जो है रिप्रेजेंटेशन करनी। और ये जो डिसीजन है
एक्सपंजिंग अथॉरिटी जब सबको स्पेसिफाई कर दिया गया है, टाइम लिमिट दी गई है, तो एक्सपंजिंग अथॉरिटी के पास भी एक टाइम पीरियड है। उसके पास जो टाइम पीरियड है वो 90 डेज का टाइम पीरियड है। 3 महीने के अंदर अंदर उसने केस का फैसला करना होता है, और उसने जो भी फैसला करना है दैट कैन नॉट बी रिव्यूड बाय द सक्सेसिव अथॉरिटी। आपने पीडा में पढ़ा था, पीडा में रिवीजन भी थी, रिवीजन हो सकती है। फिर पीडा में जो है अगर खुद से ही चाहे उसके ऊपर अथॉरिटी केस को एग्जामिन करना चाहे, एग्जामिन खुद से कर सकती थी। तो लेकिन यहाँ पे ऐसी चीजें नहीं है, अपील में भी जा सकते थे वहां पे। यहाँ पे जो भी एक्सपंजिंग अथॉरिटी, सक्सेसर अथॉरिटीज जो है उसको रिव्यू नहीं कर सकती, उस पर कोई डिसीजन नहीं ले सकती, ठीक है। और जो भी एक्सपंजिंग अथॉरिटी डिसाइड करती है वो फाइनलाइज रहता है। हाउएवर इसमें एक थोड़ा सा चेंज ये आई है, जो मेरे साथ भी एक डिस्कस हुई, कि अगर एक्सपंजिंग अथॉरिटी केस का डिसाइड ही नहीं करती, 3 महीने से ऊपर का टाइम गुजर जाता है, ठीक है, तो फिर उसके बाद ये है कि हाई कोर्ट तो नहीं, लेकिन आपको पता है पीएसटी है, जो पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल है, जो सर्विस मैटर्स देखता है एम्प्लॉयज के। तो एम्प्लॉय अगर चाहे, अगर टाइमली उसका डिसीजन नहीं हुआ, उसका प्रमोशन केस आ गया है, तो उसके ऊपर अपनी फिर रिप्रेजेंटेशन जो है पीएसटी में कर सकता है, और पीएसटी जो है वो ऐसे केसेस सुन लेती है और फिर उसका डिसीजन कर देती है। सो हाउएवर इफ द एक्सपंजिंग अथॉरिटी जो है उसने सारा केस स्टडी किया, एग्जामिन किया, उसने देखा कि काउंसलिंग भी नहीं हुई, कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई वैलिड ग्राउंड जस्टिफिकेशंस नहीं है, और ये जो एडवर्स रिमार्क्स हैं दे आर बाइस्ड हैं, अनजस्टिफाइड हैं, दे आर इनकंसिस्टेंट विद द फैक्ट्स, तो ही मे टेक द डिसीजन दैट द एंट्रीज शुड बी एक्सपंज्ड। तो फिर वो उसके ऊपर एक फाइनल अपना ऑर्डर, पूरा ऑर्डर इशू, जैसे एंड में पीडा के बाद एंड में पूरा एक ऑर्डर इशू होता है जिसपे आपको पता है अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो अपने साइन भी करती है। इसी तरह से एक्सपंजिंग अथॉरिटी एडवर्स रिमार्क्स का जो भी ऑर्डर इशू करती है अपनी पूरी उसमें असेसमेंट देती है, चाहे वो एक्सपंज करे या ना करे, वैलिड रीजन और जस्टिफिकेशंस के साथ जो है वो अपना पूरा फाइनल ऑर्डर इशू करती है, ठीक है। और जो अगर सपोज उसने ये डिसीजन लिया कि ये एडवर्स रिमार्क्स जो है ये एक्सपंज कर देने चाहिए, तो उसके बाद फिर वो एडवर्स रिमार्क्स एक्सपंज किए जाते हैं। एक्सपंज करने का तरीकाकार जो है वो पुराना है, लेकिन आज भी यही राइज है, वो ये है कि इसमें कोई व्हाइट ब्लैंको वगैरह जो है व्हाइटनर वगैरह यूज नहीं किया जाता, ना ही कोई इंक रिमूवर यूज किया जाता है। इसमें जी ब्लेड लेते हैं रेजर, और उससे जहां जहां पे वो एडवर्स एंट्रीज जहां जहां पे होती हैं उनको बड़ी एहतियात के साथ उसको स्क्रैच किया जाता है। उसको स्क्रैच इस तरह से करता है इन ऑर्डर टू रेंडर दोज एडवर्स एंट्रीज इलेजिबल। लेकिन पेज जो है, देयर शुड बी नो रिमूवल ऑफ द पेपर्स फ्रॉम द सीआर डोजियर, देयर शुड बी नो म्यूटिलेशन। कोई पेज फाड़ा नहीं जाता, कोई पेज जाया नहीं किया जाता, मगर सिर्फ वो जो जहां जहां एडवर्स एंट्रीज होती हैं उनको इतनी एहतियात से स्क्रैच कर दिया जाता है कि वो फिर पढ़ने के काबिल नहीं रहती, ठीक है। और उसके बाद फिर वो तमाम रिकॉर्ड इस एडवर्स रिमार्क्स की प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, यानी जो ऑर्डर जो कम्युनिकेट हुआ था एडवर्स रिमार्क्स का लेटर डायरेक्टरेट ऑफिस से, वो उसके बाद जो एम्प्लॉय ने रिप्रेजेंटेशन की एनोटेटेड फॉर्म में वो, और जो एक्सपंजिंग अथॉरिटी का फाइनल डिसीजन आया था, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एक फाइल कवर में लगा के, उस फाइल कवर का नाम रखते हैं कीप विद फाइल, इसको KW फाइल भी बोलते हैं, और इस फाइल को सीआर डोजियर के साथ नीचे रख के बांध दिया जाता है, और फिर ये उसके रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है, ठीक है। और ये जो हमारे यहाँ रिकॉर्ड जो है वो डुप्लीकेट में मेंटेन, हमारे यहाँ नहीं, जनरली सब डिपार्टमेंट्स में डुप्लीकेट में होता है। ये मैंने आपको थोड़ी सी बता दी है वेरिएशन। एचईडी में ट्रिप्लीकेट होता है, रीजन भी अक्सर शेयर कर दी है। कौन रिकॉर्ड मेंटेन करेगा? हमारे डिपार्टमेंट ने डिसीजन ले लिया हुआ है, डायरेक्टरेट ऑफिस पे रिकॉर्ड मेंटेन होता है, डिवीजनल लेवल पे, कुछ जगहों पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी स्कूल एजुकेशन में मैंने देखा, वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी उनका रिकॉर्ड मेंटेन होता है। एस्टेब्लिशमेंट बहुत बड़ी है। इसी तरह से अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट चाहता है कि उसको इसकी एसीआर दिखाई जाए, ठीक है, तो ऐसी एसीआर जो है उसकी रिटन रिक्वेस्ट, उसको चूंकि ये कॉन्फिडेंशियल होती है, वो अलग बात है कि जो प्रिवेलिंग प्रैक्टिस चल रही है उस पर मैं बात नहीं कर रही, मैं तो रूल्स की बात कर रही हूँ। रूल्स में यह है कि एसीआर कॉन्फिडेंशियल होती है, वो सिर्फ रिटन रिक्वेस्ट अगर कंपिटेंट अथॉरिटी को की जाए, और अगर कंपिटेंट अथॉरिटी एग्री कर जाए, कन्विंस हो जाए, तो वो फिर परमिशन देती है और वो उसको एसीआर दिखा दी जाती हैं। लेकिन किसी भी सूरत उसको एसीआर की कॉपी नहीं दी जाती, और ना ही उसमें से कोई पेज फाड़ने की इजाजत दी जाती है। एसीआर रिकॉर्ड जो होता है रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट के बाद, रिटायरमेंट के बाद भी 10 ईयर्स के लिए रूल्स कहते हैं कि वो मेंटेन होना चाहिए। क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपसे शेयर किया कि रिटायरमेंट के बाद कुछ लोगों के प्रमोशन केसेस, जो परफॉर्मा प्रमोशन के केसेस होते हैं, जो रह जाते हैं बैक डेट से, तो वो कुछ को कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है, हाई कोर्ट्स वगैरह, पीएसटी ऐसे केसेस जो हैं वो एम्प्लॉय की फेवर में डिसाइड कर देते हैं। इस सूरत में फिर जाहिर है अगर उसकी फेवर में डिसाइड हुआ है तो डिपार्टमेंट को उसके सीआर डोजियर की जरूरत पड़ती है। इसलिए एहतियात का तकाजा ये है कि उसके रिटायरमेंट के बाद 10 साल तक उसका रिकॉर्ड जो है वो सेफ कस्टडी में मेंटेन रखना चाहिए, और उसके बाद भी अगर उसका रिकॉर्ड जो है वो डिस्ट्रॉय करना है तो उसको प्रॉपर उसका डिस्पोजल का तरीकेकार है, उसको बर्न किया जाता है, उसको उसको रद्दी वगैरह में नहीं दिया जाता, ठीक है।
फिर जी एक आपके साथ लास्ट में मैंने एक अमेंडमेंट शेयर करनी है, ये फरवरी 2019 की अमेंडमेंट है, डेफरमेंट ऑफ प्रमोशन ड्यू टू इनकम्प्लीट ACR PERs। ये एक अमेंडमेंट आई है प्रमोशन पॉलिसी 2010 में, और ये मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ और फिर मैं आपको इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी बता देती हूँ। दिस इज द एंड। PER dossier is incomplete, especially last full year's report is missing or any other document required by the PSP or DPC for determining the suitability for promotion is not available. However, the officer whose PER form is duly initiated by the RO, but the countersigning officer failed to record the remarks within 2 months by March 31st, whichever is earlier. इस पे जरा गौर से सुने कि but the countersigning officer failed to record their remarks within 2 months or by March 31st, whichever is earlier. Such officer may be considered for promotion on the basis of the remarks of the initiating officer in addition to the overall service record. वो ये कह रहा है कि अगर एक एम्प्लॉय की प्रमोशन का टाइम आ गया है, उसका सर्विस रिकॉर्ड बाकी सारा कंप्लीट है, कोई एडवर्स रिमार्क्स नहीं है और कोई चीज मिसिंग नहीं है, सब कुछ कंप्लीट है, लेकिन उसकी जो आखिरी साल की ACR है वो इनिशिएट हो गई है, सेटिस्फैक्ट्री ACR है, मगर वो काउंटर साइन नहीं हो सकी ड्यू टू सम रीजन, और उस पे या तो इनिशिएट होने के बाद 2 महीने का टाइम पीरियड गुजर गया है या 31 मार्च आ गया है, विच एवर इज अर्लियर, जो भी कंडीशन पहले फुलफिल होगी है। दो कंडीशन उसने बताई हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी ACR मैं कहती हूँ 15 जनवरी को इनिशिएट हो गई, तो 2 महीने का पीरियड उसका कब बनता है? 15 मार्च। या तो 15 मार्च पहले आ गया या उसकी ACR इनिशिएट हुई 20 फरवरी को, तो 2 महीने का पीरियड तो बाद में बनेगा, मगर 31 मार्च पहले आ गया। तो कोई भी एक कंडीशन जो उसने पहले पहले फुलफिल कर ली है, 31 मार्च की कंडीशन या 2 महीने वाली, तो उस कंडीशन के फुलफिल होने के बाद उसका रिकॉर्ड कंप्लीट कंसिडर किया जाएगा, उसका रिकॉर्ड उसका केस डेफर नहीं होगा और वो क्लियर हो जाएगा फॉर प्रमोशन। मतलब एम्प्लॉय को इसकी सजा नहीं दी जाएगी, काउंटर साइन नहीं हो सका ना ड्यू टू लैप्स फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ CO। एम्प्लॉय का तो कोई कसूर नहीं है, ACR तो उसकी सेटिस्फैक्ट्री है, बाकी तो सारा रिकॉर्ड कंप्लीट है, तो एम्प्लॉय को सजा नहीं दी जाएगी, एम्प्लॉय शुड नॉट सफर, और एम्प्लॉय को जो है वो प्रमोट कर दिया जाएगा। सो दिस इज द एंड। और जी मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपका कोई इससे रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन है तो यू आर वेलकम टू आस्क। उसके बाद आप अपनी ब्रेक पे जाएं क्योंकि मेरा भी फिर नेक्स्ट लेक्चर। जी